स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी दो इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। पहला हो गया आपका RBI, जो देखता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। दूसरा हो गया आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो देखता है आपका फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। यहां तक क्लियर हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, प्लीज मेरे एक एक शब्द पे अपने कान अच्छे से फिक्स कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी कुछ टूल्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनके बेसिस पर कोई सेंट्रल बैंक, कोई भी सेंट्रल बैंक, कोई भी देश की सेंट्रल बैंक, हमारे देश में कौन है सेंट्रल बैंक? RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो कोई भी सेंट्रल बैंक इन टूल्स का इस्तेमाल करके कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ क्लियर हुआ, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, जरूरत पड़ने पे बढ़ाते हैं, जरूरत पड़ने पे घटाते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, महंगाई को। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा मेथड हो गया जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, RBI जो है, सेंट्रल बैंक का मतलब जो सारे बैंकों को रेगुलेट करेगा वो इंस्टीट्यूशन। जैसे यूएस में फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व है, पार्डन मी। इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम सुचारू रूप से सिस्टमैटिकली चलता रहे, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो और देश में मनी सप्लाई आसानी से मैनेज कर सके, जरूरत पड़ने पर देश के लोगों के पास, कंज्यूमर्स के पास, बिजनेसेस के पास पैसा अवेलेबल रहे। RBI के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में अलग अलग मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अलग अलग गोल, जो भी आपका लक्ष्य है, महंगाई बढ़ानी है, घटानी है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, घटानी है, उसको आप पूरा कर सकें। तो RBI के पास ये पावर कौन से एक्ट से मिली है? RBI एक्ट 1934 से मिली है RBI को पावर कि वो हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसी रन इस तरीके से कर सकता है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे। कितना कंट्रोल रहे? देखो, RBI 2 से 6% के बीच में रखेगा। सर 2% क्यों, 0 क्यों नहीं? क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी में थोड़ी बहुत महंगाई तो होना। अब सोचो, एक किसान है, हर साल उसे अपनी फसल 20 रुपए किलो पे बेचनी पड़ रही है, उसकी तो कोई ग्रोथ हो नहीं रही है। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर सैलरीज बढ़ी जा रही हैं, सरकारी नौकरी में भी सैलरी बढ़ती है, बट उस किसान का भी तो सोचो। तो कुछ तो इन्फ्लेशन कुछ लेवल पे होना चाहिए, राइट? 2 to 6% है बेटा, 4 से 6% नहीं है। आपने कहीं कुछ पढ़ा होगा, उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। 4 ± 2% आपने शायद पढ़ लिया होगा। +-2 का मतलब 4 में 2 माइनस करो तो 2 हो गया, और 4 में 2 ऐड करो तो 6 हो गया। 2 से 6% की रेंज है, जिसमें गवर्नमेंट के सामने RBI को प्रूव करना होता है कि उन्हें इतने रेंज में महंगाई कंट्रोल करके रखनी है। टेक्निकली RBI का एक इंस्टीट्यूशन है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसी संस्था है जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल कर रही है। अब ये खुद तो करेगी नहीं, इसके पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो कि उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल अब एक्स RBI गवर्नर हो चुके हैं। उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर 2015-16 में फैसला लिया गया, टेक्निकली 2016 से काम शुरू हुआ, कि इंडिया में एक पर्सन RBI के गवर्नर ही डिसाइड कर रहे हैं कि इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कैसे चलेगी। अरे भैया, इतना बड़ा देश है, इतनी डेवलपमेंट के रास्ते पे जा रहे हो, सिर्फ एक पर्सन के हाथ में छोड़ा हुआ है, डिक्टेटरशिप है क्या? तो एक प्रॉपर कमिटी होनी चाहिए, देखो, जिसमें ज्यादा लोग होंगे, जो ज्यादा डिफाइंड पॉलिसीज बना सकेंगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई हमने, RBI एक्ट में अमेंडमेंट करके सेक्शन 45ZB, 45ZB, Z फॉर जीब्रा, B फॉर बॉम्बे, ये सेक्शन ऐड किया गया, जिसमें 6 मेंबर्स की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बनाई गई, जिसमें 3 मेंबर थे RBI के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब ऑटोमेटिकली जो उस पद पे बैठा है वही उसका मेंबर बन जाएगा, और 3 मेंबर जो कि सेंटर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अभी जो 3 RBI के लोग थे, ये कौन थे? एक तरफ गवर्नर थे, एक हो गए RBI के डेप्यूटी गवर्नर, राइट,
और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के, मतलब तीनों आरबीआई से होंगे। डेप्यूटी गवर्नर बनने के लिए देखो 4 टोटल डेप्यूटी गवर्नर होते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। 2 होते हैं ये जो आरबीआई ग्रेड बी का पेपर होता है ना इसके थ्रू, और 2 होते हैं जो इनके थ्रू सेंटर गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट के थ्रू चुने जाते हैं, बेसिकली इकोनॉमिस्ट होते हैं, राइट। शक्तिकांत दास जी आईएएस ऑफिसर हैं, किसी भी गवर्नर को सेंटर गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, इसलिए उनको सेंटर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। करंट एमपीसी कौन है भैया, ये बता तो दिया, 6 लोग हैं अभी। 3 आरबीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं और 3 लोग सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड हैं, ये बता दिया ना मैंने। ये कौन हो सकते हैं, ये मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, जिनके पास इकोनॉमिक्स का विशेष नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, अच्छा खासा जीवन का तजुर्बा है। चलो हमारे पास तो उतना तजुर्बा नहीं है, बट जिनके पास अच्छा खासा जीवन का, इकोनॉमिक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पब्लिक पॉलिसी का, स्टैटिस्टिक्स का तजुर्बा है, कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज के डीन, जैसे हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पम्मी मैडम, वो प्रिंसिपल होती थी, डीन होती थी। डीएससी का कोई है क्लास में हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, एनीबडी हियर? तो हमारी डीन होती थी, शी वॉज पार्ट ऑफ आवर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, राइट। तो 6 आपको मेंबर्स देखने मिलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के अंदर। तो मतलब आरबीआई कुछ तो करता है, आरबीआई इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी से क्या हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी से हम कोशिश करते हैं इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, महंगाई को जरूरत पड़ने पे बढ़ाएं और जरूरत पड़ने पे घटाएं। साथ साथ हम प्राइस स्टेबिलिटी समझते हो, चीजों के दाम, वस्तुओं के दाम, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करें, विच इज बेसिकली लिंक्ड विद इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन, महंगाई अगर आपको कंट्रोल करनी है, अभी जैसे गवर्नमेंट नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आई, क्यों लेकर आई? लॉजिस्टिक सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो बहुत पैसा वेस्ट हो रहा है, उसको हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाएं। चाइना में 8 से 10% कॉस्ट आती है ट्रांसपोर्टेशन की, इंडिया में ये 16 से 18% है, 16 to 18%। ये जो वेस्टेज हो रहा है पैसे का ट्रांसपोर्टेशन पे, इसको कम करना है। ट्रांसपोर्टेशन चीपर बनाओ, कन्वीनियंट बनाओ। तो हम अगर ऐसी चीजों को सॉल्व करेंगे, इसके साथ डिमांड साइड इश्यूज, कई सारे इश्यूज हैं, उनको हम रिजॉल्व करेंगे। अभी इन्फ्लेशन की पूरी क्लास होगी, उसमें मैं समझाऊंगा क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो अल्टीमेटली आपको देखने मिलेगा कि प्राइस स्टेबिलिटी इंडिया के अंदर बनी रहेगी। बच्चे, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश की बढ़ाएंगे इस तरीके से। इकोनॉमिक ग्रोथ कब बढ़ेगी? इकोनॉमिक ग्रोथ तब बढ़ेगी जब इंडिया के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, बिजनेसेस को टाइम पे लोन का पैसा मिलेगा। लोन मिलेगा तो वो अल्टीमेटली अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगा सकते हैं। अगर इंडिया के एक्सपोर्टर्स और इंडिया के बिजनेसमैन अच्छा पैसा कमाएंगे, इंडिया की तरक्की होगी। हम एक्सचेंज रेट को भी, एक्सचेंज रेट समझते हो, डॉलर रुपये का एक्सचेंज रेट हो गया, हम उसको भी मैनेज करके रखना चाहते हैं। आरबीआई उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मुद्दे की बात जो समझा रहा हूं मैं आपको, कि इन सारी चीजों को स्टेबलाइज आरबीआई करता है इंडिया में। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंडिया में चेंजेस क्रिएट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है बाबू कॉन्ट्रैक्शनरी और एक हो सकती है एक्सपेंशनरी। अब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब आरबीआई कुछ घटाने की कोशिश कर रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और एक्सपेंशनरी मतलब कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले एक्सपेंशनरी हम समझते हैं। एक्सपेंशनरी का मतलब है जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आरबीआई चाहता है एक्सपैंड हो। कैसे एक्सपैंड होगी? बिजनेसेस ठप पड़े हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, रिसेशन आ रखा है, मंदी आ रखी है। कैसे करेगा आरबीआई इस टाइम पे हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपैंड? इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा इंजेक्ट करके, इकोनॉमी में और मनी और पैसा हमारी मार्केट के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करते हुए, अगर किसी कंट्री में रिसेशन या स्लो डाउन या मंदी के हालात हैं, तो उस टाइम पे मॉनेटरी अथॉरिटी, हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, इख्तियार करती है, जिससे हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। अभी कैसे करेगा? आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होता है, जिसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो क्या है? ये रेपो क्या है? रेपो मतलब री और पो। री मतलब रीपरचेज, पो का मतलब रीपरचेज, और पीओ का मतलब ऑब्लिगेशन। रीपरचेज ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब समझो कि मैंने आपको कोई चीज बेच दी, मैंने आपको अपनी पानी की प्यारी सी बोतल बेच दी, ये ले लो, और मैंने बोला 1 महीने के बाद वापस खरीद लूंगा तुमसे, तो मैं रीपरचेज कर लूंगा, और ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे तुमसे बोतल खरीदनी ही पड़ेगी। तो ये हो गया रीपरचेज ऑब्लिगेशन।
शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल से कम समय के लिए ऐसे इंटरेस्ट रेट्स यूज होते हैं, इनके बारे में अभी आ रहा हूं, इसी पे आ रहा हूं। लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट यूज किया जाता है। तो जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें ये इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। सर इंटरेस्ट रेट कम करने से सानू की सर अपन को क्या फायदा? ओ यार, आप और मेरे जैसे लोग बैंक के पास जाएंगे कुछ भी लोन लेने के लिए, वॉट एवर लोन वी वॉन्ट टू टेक फ्रॉम बैंक, लेट से पहले 7% इंटरेस्ट रेट था, अब 6% पड़ेगा, अब 5% पड़ेगा, तो आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल रहा है। तो विल यू बी इंसेंटिवाइज्ड और नॉट? आप लेना चाहोगे ना लोन, आप उधार लेना चाहोगे, फिर उसको स्पेंड करोगे। फर्स्ट यू विल बोरो, देन यू विल स्पेंड द मनी, इजंट इट? तो बस मुद्दे की बात जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चे आप सबको, वो यही तो है कि इस तरीके से एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब आरबीआई क्रिएट करना चाहता है तो इंटरेस्ट रेट घटा देता है, जिससे हमारे देश के अंदर, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाए, लोगों को लोन देंगे, लोग उससे घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, तो मनी सप्लाई, पैसे का फैलाव बढ़ेगा और अल्टीमेटली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। आप और मेरे जैसे लोग कंज्यूम करेंगे, खर्चेंगे पैसा, हम लोग स्पेंड करेंगे, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे बिजनेसेस के अंदर। तो लोअर इंटरेस्ट रेट का मतलब है बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को पहले से बेटर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रहा है। अब यही कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब कि मार्केट में हालात हैं खराब, ऐसे केस में आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाएगा नहीं, क्या करेगा? बढ़ा देगा, ताकि मार्केट के अंदर जो भी पैसा है, जो मनी सप्लाई है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। मार्केट के अंदर पैसा जो फैला हुआ था, जो बाढ़ आ रही थी, उसको समेटे, उसको रोके, उसे कॉन्ट्रैक्ट करे, उसे रिड्यूस करे। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब रिड्यूस करना है। इसके लिए इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई कम होगी, लोगों को लोन मिल नहीं पा रहा, लोगों के पास पैसा है नहीं, कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो पहले से जो चीजों के दाम बढ़ते जा रहे थे वो कंट्रोल होने लगेंगे। लोगों के पास पहले बहुत ज्यादा पैसा होता था, बहुत खर्च रहे थे, वो पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे थे, उस वजह से महंगाई बढ़ती गई। अब आप ये इंश्योर कर रहे हो कि लोग उतना पैसा ना खर्चे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, दे आर नॉट हैविंग इनफ मनी टू कंज्यूम, बैंक भी लोन नहीं दे रहा। इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। बिजनेसमैन भी तो कह सकते हैं हमारे पास तो पैसा पे करने के लिए ही नहीं है, तुम्हें, हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है और इससे अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर जो चीजों के दाम है वो गिरने लगेंगे, तो प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन रिड्यूस। तो ये वही बात हो गई कि लगी है आग मार्केट में, आप उसे बुझा रहे हो, आप उस पर पानी डाल रहे हो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर। आई थिंक ये ज्यादा मुश्किल था नहीं। तो ये भैया आरबीआई का मुख्य काम है। ये कैसे करता है आरबीआई? अपने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू, टाइम टू टाइम बेसिस में, मतलब हर 3-3 महीने में, वैसे तो उससे भी ज्यादा बार मिल सकता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उससे भी ज्यादा बार मुलाकात कर सकता है, बट हर 3-3 महीने में इसको मीटिंग करनी होती है। अच्छा, मान लो 2 से 6% के बीच में महंगाई कंट्रोल करनी है, ये चली गई 7%, 3 महीने पूरे हो गए, आरबीआई ने चेंजेस किए पर 3 महीने पूरे हो गए, फिर 3 महीने और पूरे हो गए, फिर 3 महीने और पूरे हो गए। इनको क्या कहते हैं 3 महीने के टाइम को? क्वार्टर? नहीं, क्वार्टर सुन के मुझे पता है कुछ लोग कुछ और सोचने लगते हैं, ये वो वाला क्वार्टर नहीं है दोस्त, 3 महीने, तिमाही, 3 मंथ्स के गैप के बाद टोटल अगर 3 क्वार्टर्स निकल गए तो इनको एक मेमोरेंडम के तहत गवर्नमेंट को बताना होगा कि हम असफल रहे, वी वर अनसक्सेसफुल इन एंश्योरिंग द इन्फ्लेशन वॉज विद इन रेंज, हम उसे नहीं कंट्रोल कर पाए, 2 से 6% के बीच में हम नहीं रख पाए, तो ये हमारे से दिक्कत हुई, गलती हो गई, राइट। टेक्निकली स्पीकिंग कि क्वार्टरली बेसिस पर ये रिव्यू करते हैं, ये रिव्यू क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, साल में मिनिमम मतलब 6, 7, 8 बार तो मिल ही लेते हैं, बाई मंथली इनकी मीटिंग्स होती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, बट मैं बता रहा हूँ बहुत रेगुलरली मीटिंग होती रहती है इनकी, वंस इन अ मंथ, वंस इन 2 मंथ्स होती रहती है, बाई मंथली, क्वार्टरली दे मीट एंड दे कम्युनिकेट व्हाट कैन बी द सोल्यूशन। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो ये क्या काम कर रहे हैं? ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिलकर इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत, जो कि 2015-16 में आया था, देश में इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं ताकि हमारे देश में क्या बना रहे, प्राइस स्टेबिलिटी, जिससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इतना तो हमें समझ आ ही रहा है, ताकि हमारे देश की मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन या मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन सुधर सके, बेटर हो सके। अच्छा, ये हमेशा रेपो रेट को ही क्यों चेंज करते हैं? रेपो रेट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है, इससे मार्केट के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी बहुत तेजी से होती है। अब मैंने एक टेक्निकल वर्ड यूज किया है, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब फैलना। जैसे हम कोविड किसी को होता है, मास्क उतार के चलेगा, सबसे बात करेगा, हाथ पैर मिलाएगा, गले लगेगा वो व्यक्ति, तो ट्रांसमिट कर देगा सबको वायरस ना। तो वही ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजी, मतलब फैलना, किसी चीज को फैलाव। तो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन शॉर्ट टर्म रेट्स, जिसमें स्पेशली रेपो रेट, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करता है, जिससे हमारी इकोनॉमी में अल्टीमेटली ग्रोथ बढ़ सके, या वैसे तो ग्रोथ बढ़ाने का ही काम है, बट कब समय समय पर जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आरबीआई कोशिश कर रहा है कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, ये आपको देखने मिलेगा। आरबीआई के अंदर एक नया प्रोविजन है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि 2015-16 में ज्वाइन हुआ है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए इंडिया के अंदर 2 to 6% की रेंज के बीच में इन्फ्लेशन ये टारगेट करेगा। ये आपको बात समझनी है। सर, कल जाके ये चेंज भी हो सकता है क्या 2 to 6% का, या हमेशा फिक्स रहेगा? नो, इट इज बाउंड टू चेंज वंस इन एवरी 5 years। इसके ऊपर रिव्यू किया जाता है, वंस इन एवरी 5 years इसको रिव्यू किया जाता है। ये आपको याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। वंस एवरी 5 years इसको रिव्यू किया जा सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन से सेक्शन के बेसिस पे बनता है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, कितने मेंबर्स हैं इसमें, कितने रेंज पे ये इंटरेस्ट, कितने रेंज पर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, ये आपको बताना है। तो आपको मैं ये सब समझा चुका हूं दैट इट क्रिएट्स अ बेंचमार्क, इट फिक्सेस अ बेंचमार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट, इट फिक्सेस ए बेंचमार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट। एक क्वेश्चन बन जाए प्रीलिम्स में, दैट ऑल मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आर फ्रॉम आरबीआई, क्या ये सही होगा या ये गलत होगा? और ऑल मेंबर्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ऐसा एक ट्रैप क्वेश्चन बन जाए, क्या ये गलत होगा, सही होगा? सारे मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के, नहीं गलत है ना, 3 है एक्स ऑफिशियो मेंबर, जिसमें गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के, और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि सेंट्रल बोर्ड के मेंबर हों। अब आपको एक और नई चीज बतानी है कि सेंट्रल बोर्ड क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए एक सेंट्रल बोर्ड बनाया जाता है 21 मेंबर्स का, 5 जिसके मेंबर्स आरबीआई के होते हैं और 16 मेंबर्स बाकी सेक्टर्स से आते हैं। इनका काम होता है आरबीआई की डे टू डे एक्टिविटीज की देखरेख करना। इतना आपको बस अभी के लिए याद रखना है। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने ये तो बता दिया 3 आरबीआई के होते हैं, ये बाकी 3 कहां से आते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बनाती है सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी, कि मान लेते हैं निहारिका, सत्यम, शिवम, इन 3 लोगों को मैंने बोल दिया कि तुम नाम बताओ उन लोगों के जो केपेबल हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के मेंबर बनने के। ये हो गई सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी। ये ढूंढेंगे कौन बनना चाहिए। टेक्निकली हमारे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी, कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी, वो होते हैं सर्च एंड कैपसेकी, ये होते हैं आपके कैपसेकी मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी, सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी के हेड। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करते हैं कि किसको बनना चाहिए इन 3 पोस्ट पे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऑफिस होल्ड करते हैं 4 साल के लिए, 4 years के लिए, या जब तक इन्हें ऑर्डर ना दे दिया जाए कि अब बस बंद करो। क्या इनको रीअपॉइंट किया जा सकता है? नो 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 नो, दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। ये ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। ये आपको बात समझनी है, ये आपको बात समझनी है। तो ये 6 मेंबर्स हैं, क्या इन सब के पास इक्वल वोट शेयर है? हाँ, इन सब के पास इक्वल वोट शेयर है, राइट? ये आपको समझना है। अच्छा, क्या आप जानते हैं अगर इन 6 मेंबर में से 3 मेंबर प्रेजेंट है तो मीटिंग नहीं होगी।
मिनिमम 4 मेंबर चाहिए मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, कि अगर 2 लोगों को बीमार भी हो गए, 4 लोग आए हैं तो मीटिंग तब भी हो सकती है, बट इफ इट इज लेस देन 4, नो, मीटिंग विल नॉट हैपन। इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, हिंदी में इसे कहते हैं गणपूर्ति, इंग्लिश में इसे कहते हैं कोरम। कोरम चाहिए होता है, 4 लोग तो मिनिमम आने चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट 4 मेंबर्स टू कंडक्ट अ मीटिंग। कई बार हो सकता है कि 6 मेंबर है, टाई हो जाए 3-3 रेशो में, फिर क्या होगा, फिर ऐसे सिचुएशन में आरबीआई गवर्नर कास्टिंग वोट देंगे, टाई ब्रेकर करेंगे। आरबीआई गवर्नर फिर जो चाहेंगे, आरबीआई गवर्नर बोलेंगे ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, लाइक दैट। ये आपको समझना है। तो आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट है। कास्टिंग वोट को वीटो मत समझ बैठना। वीटो का मतलब है कि आरबीआई गवर्नर की मनमर्जी चलेगी, कि आरबीआई गवर्नर बन जाएंगे गाय टोंडे भाऊ की तरह और बोलेंगे कि अपुनिच भगवान है। नहीं, दे आर नॉट। वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर का मतलब कि इनके पास कोई भी डिसीजन ओवर रूल करने की पावर नहीं है। हाँ, टाई ब्रेकर पावर है। तो ये एक ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है, ये बात याद रखिएगा। मिनिमम 4 मीटिंग्स हर क्वार्टर में मिलना होता है ना, मिलने के लिए बोला गया है। और ये हर 6-6 महीने में ना एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी देते हैं, जिसके थ्रू ये बताते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या हाल है इकोनॉमी का। ठीक है जी, ये आपको बात याद रखनी है। आई होप आपको अब तक सारी चीजें समझ आ रही हैं। थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही होगी बिकॉज पर्पस ही वही है हमारा। एंड आई होप इट यू आर लाइकिंग द सेशन टुडे। ऑलराइट, मूविंग अहेड। अब हम टूल्स पढ़ने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। सबसे पहला हो गया क्वांटिटेटिव, जिसमें आरबीआई हमारे देश में मनी सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ाने घटाने की कोशिश करता है। और दूसरा हो गया क्वालिटेटिव। अब जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं दिन का आज 12 घंटे पढ़ूंगा, सुबह से शाम तक बैठूंगा, और सुबह से शाम तक आप किताब लेकर बैठे। ये था क्वांटिटेटिव रिव्यू, कि आपने 12 घंटे कुर्सी पर बोझ दिया, बट रियली कितना पढ़े हो। अगर उस एस्पेक्ट को देखेंगे तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे, है ना। ये आपसे रिलेट करके बताया मैंने। अब आ जाओ आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, जो आरबीआई यूज करता है, जिसके थ्रू इंडियन इकोनॉमी को आरबीआई कंट्रोल या इन ट्रू सेंस मैनिपुलेट कर पाता है। इनके अंदर आपको सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जैसे अलग अलग टूल्स देखने मिलते हैं। क्वांटिटेटिव के बारे में पहले बात करेंगे हम, फिर हम क्वालिटेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। अच्छा, तुम में से प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे कितने हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर प्योर हिंदी मीडियम? तो बिल्कुल हिंदी के ही वर्ड्स बेटर समझते हैं मतलब काफी लोग ना। तो मैं साथ साथ हिंदी वर्ड भी बोल रहा हूं आपकी कन्वीनियंस के लिए। मात्रात्मक साधन, ये आपका जनरल टूल है जो आरबीआई यूज करता है ताकि हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई, पैसे के वितरण को बढ़ा घटा सके, क्वांटिटी वॉल्यूम मनी सप्लाई का बढ़ा घटा सके। इन्हें क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं। इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं। क्या आरबीआई यहां पर डायरेक्टली कुछ चेंज ला रहा है? नहीं, आरबीआई यहां पर इनडायरेक्टली चेंज ला रहा है। आरबीआई बैंकों के थ्रू यहां पर चेंज लाता है। डायरेक्टली आरबीआई कुछ चेंज नहीं ला रहा, इनडायरेक्टली पैसे के सप्लाई को, मनी के सप्लाई को, क्वांटिटी को, वॉल्यूम को चेंज करके, मैनिपुलेट करके। सीधी सी बात है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में कितने वॉल्यूम में, कितनी मात्रा में पैसा घूम रहा है, और वो भी बैंक लोन्स के थ्रू इनडायरेक्टली चेंज करता है। पहला इंस्ट्रूमेंट हम समझने जा रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रेपो, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंदर 2 आपको ऑप्शंस देखने मिलते हैं LAF के अंदर। पहला है आपका रेपो। रेपो बताया मैंने, रीपरचेज ऑब्लिगेशन। दूसरा हो गया रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, एक है रेपो, दूसरा रिवर्स रेपो।
ये एक ऐसा टूल है जिससे बैंक्स को जब भी रिक्वायरमेंट है बोरो कर सकते हैं पैसा, दे कैन बोरो मनी थ्रू दिस अग्रीमेंट, रीपर्चेज अग्रीमेंट। और बैंक बेसिकली अगर उधार पे पैसा ले रहा है आरबीआई से तो कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा। और दूसरी सिचुएशन है जहां बैंक आरबीआई को कुछ उधार पे दे रहा है, रिवर्स रेपो अग्रीमेंट के तहत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उधार लेता है और देता है, कोलैटरल लेता है और देता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? समझा रहा हूं, वही समझा रहा हूं। सबसे पहले रेपो समझते हैं, रीपर्चेस ऑब्लिगेशन। अब यहां पर है आरबीआई, यहां पर है शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को चाहिए पैसा, इनको चाहिए पैसा। कहां से लेंगे? ये आरबीआई देगा पैसा। अब आरबीआई को चाहिए बदले में कोई ना कोई गारंटी, कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा आरबीआई, कुछ कोलैटरल रखेगा। वो हो गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? सरकार जनता से पैसा उधार पे लेती है बॉन्ड इशू करके, कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप और मेरे जैसे लोगों को कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आप गवर्नमेंट को पैसा उधार पे दो, बदले में कागज का टुकड़ा ले लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो। अब आप गवर्नमेंट को उधार क्यों दोगे पैसा भैया? आपका क्या फायदा है? गवर्नमेंट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। गवर्नमेंट भागी थोड़ी ना जा रही है कहीं पे, इट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ठीक है ना, मार्केट लिंक्ड नहीं है, गवर्नमेंट को दिया है पैसा, रेट थोड़ा कम होगा बट सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, आप इसलिए खरीदते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स भी खरीदते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी खरीदते हैं, बैंक्स भी खरीदते हैं, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज अप्रूव करती है, अब वो बैंकों के पास होती हैं, बैंक उन्हीं को गिरवी रख सकते हैं। यहाँ पे बैंकों ने सिक्योरिटीज गिरवी रखकर आरबीआई को दे दिया। आरबीआई के पास अब वो सिक्योरिटी गिरवी है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, 1 साल से कम होगा वो टाइम पीरियड, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म होता है, 3 मंथ 6 मंथ्स लाइक दैट, उतने के लिए दे दिया। अच्छा, अब पैसा लिया है तो चुकाना पड़ेगा, तो पैसा तो चुकाओगे, ठीक है जी। तो बेसिकली शेड्यूल कमर्शियल बैंक वापस पेमेंट कर देगा। अब जब भी पेमेंट करेगा तो जो एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपने उधार लिया था प्लस वाई अमाउंट ऑफ दिस रेट, रेपो रेट। अब आई बात समझ में। अब समझते हैं कि रेपो रेट अगर आरबीआई बढ़ाए, घटाएगा, चेंज करेगा तो इससे क्या होगा। अब ये सारे रेट्स आरबीआई की जैसी वेबसाइट खोलोगे वहां पे लिखे हुए हैं। पॉलिसी रेपो रेट इस टाइम पे 6.25% चल रहा है। चलो जूम नहीं हो रहा, ये बाद में आप देख सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू जूम इट, जूम नहीं हो रहा। ये रेपो रेट इस टाइम पे 6.25% है, पॉलिसी रेपो रेट। देयर इज सम प्रॉब्लम, ये हो नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, मान लेते हैं 6.25% है। अब दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि ये बढ़कर इंक्रीज होकर 8% हो जाए या ये डिक्रीज होकर 2% हो जाए। दो ऑप्शन है हमारे पास। रेपो रेट अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि अगर x प्लस वाई पहले लेट से 100 जा रहा था और पहले से 1.75% बढ़ गया, 8% हो गया, पहले से ज्यादा देना पड़ रहा है आपको, तो अब ये 100 का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, ये x प्लस वाई भी बढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लोन लेना और महंगा पड़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा पड़ा था, जो जनता को वो लोन में देता, जो पैसा पब्लिक को लोन में देता, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के पास वो पैसा पहले से थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज अरे यहां पे इंटरेस्ट भी तो देना है। तो इसका क्या बेनिफिट है कि जो बैंक्स हमारे देश में पैसा लोन पे देते हैं लोगों को, अगर बैंक्स के पास पहले से कम पैसा अवेलेबल है तो कम पैसा लोन पे दे पाएंगे लॉजिकली, इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी ना, लॉजिक ही है। और कम पैसा अगर लोगों को लोन पे दे पाएंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो मनी सप्लाई मार्केट में पहले से बहुत हाई चल रही थी उसे आप कंट्रोल कर पाओगे। तो क्या कंट्रोल कर पाओगे? हाई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर पाओगे।
इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाओगे। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करना है? रेपो रेट बढ़ाना है। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अच्छा सर मंदी के हालात हैं सर, रिसेशन के हालात हैं सर, तब क्या होगा? कोई बात नहीं, मनी सप्लाई तब इकोनॉमी में लो है ना, लोगों के पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये बैंक देंगे पैसा। ये किस लिए है? आरबीआई 6.5% से 2% कर दे रेपो रेट। अब अगर पहले आपको बहुत सारा पैसा आरबीआई को इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ रहा था, अब उतना नहीं देना पड़ेगा और बैंक्स के पास अब इनफ मनी होगा पब्लिक को लोन में देने के लिए, और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। पीपल विल बी इंटरेस्टेड टू जंप ऑन द बैंड वैगन, दे वांट टू लाइक जॉइन इट। वो तो चाहेंगे कि हमें जुड़ना है, हमें आना है इसमें, ठीक है ना। उस बेसिस पर आपको देखने मिलेगा कि रेपो रेट हमारे देश के अंदर रिसेशन की प्रॉब्लम या मनी सप्लाई कम हो गया है तो उससे डील कर पाएगा। तो आरबीआई जब इंक्रीज करेगा रेपो रेट, आरबीआई इंक्रीज करेगा तो बोरोइंग करना, जो आरबीआई से पैसा उधार लिया है ना बैंकों ने, वो और कॉस्टली हो जाएगा। इसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एक फोर्स, एक दबाव बनेगा, एक प्रेशर बनेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कि वो कम पैसा लोगों को लोन में दे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के वो भी, तो लोग लोन लेना पसंद करेंगे। आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना चाहोगे? खुद अपनी लाइफ से जोड़ के देखो ना, नहीं चाहोगे ना। आप ऐसी सिचुएशन में जब इकोनॉमी में लोन्स बहुत महंगे हैं, पैसा अवेलेबल नहीं है, तो क्या उस टाइम पे स्पेंडिंग करोगे, खर्चा करोगे? नहीं करोगे। इट विल डिस्करेज यू। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सकता है मार्केट में। और जब आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी है, तो रेपो रेट वो रिड्यूस कर दे। ये सिचुएशन आपको समझनी है। ये था रेपो रेट। अब इसके दूसरे पहलू पे चल रहे हैं। अगर किसी को बाय चांस अभी कुछ, बहुत मैंने सिंपल वर्ड्स में समझा है, इन केस क्लियर नहीं हुआ, एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा प्लीज। अब है रिवर्स रेपो रेट। अब यहां पर अदला बदली हो जाएगी और इन द टर्म्स ऑफ अक्षय कुमार अब चेंज करते हैं। इधर आरबीआई, इधर शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अभी तक क्या हो रहा था? शेड्यूल कमर्शियल बैंक पैसा उधार ले रहा था, अब ये उधार देगा, अब ये पैसा उधार देगा। और आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखेगा, कोलैटरल पे देगा, गिरवी रखेगा। और ये कौन से रेट ऑफ रिटर्न पे, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सब होगा? रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पे सब होगा, रिवर्स रेपो रेट के बेसिस पर होगा। अच्छा, ये भी ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां रिवर्स रेपो रेट है, ये एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अभी कितना है? अभी आपको देखने मिलेगा फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% है फिलहाल का। ये आज का रेट है, लेटेस्ट, बिल्कुल ताजा ताजा। अब ऐसी सिचुएशन में ये आरबीआई को पैसा दे रहा है, बदले में आरबीआई से कुछ गिरवी ले रहा है, और आरबीआई इन फ्यूचर वो पैसा रिटर्न करेगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को। तो आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई बेसिकली शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा था उसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है। टेक्निकली तो दिख रहा है आपको, ये एब्जॉर्प्शन चल रहा है जी पैसे का, कि इनके पास एक्सेस मनी था या कुछ पैसा पड़ा था, उसे अपने पास एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ताकि मार्केट के अंदर या तो लिक्विडिटी कम हो जाए या लिक्विडिटी उतनी रहे। अगर ये आप बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो कुछ तो इंपैक्ट आएगा ना। अब वही देखने जा रहे हैं क्या इंपैक्ट आएगा। तो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विडिटी बैंक से और गिरवी रख रहा है एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जो भी आरबीआई ने डिसाइड किया एलिजिबल होंगी। तो बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट वो रेट है विच आरबीआई पेज द कमर्शियल बैंक्स व्हेन दे गिव देयर एक्सेस कैश टू दी आरबीआई। सिंपल सी बात है। अब आप पूछोगे शेड्यूल कमर्शियल बैंक का क्या फायदा है? भैया इसको इंटरेस्ट मिलेगा ना। आज अगर 3.35% रेट है तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो इसे बढ़ा के, लेट से एग्जांपल ले रहा हूं, 8% कर दो, या तो घटा के 1% कर दो। दोनों पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी दोनों की है ना, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो जब आरबीआई इंक्रीज कर रहा है रिवर्स रेपो रेट, तो क्या कर रहा है कि बैंक को अब तक अपना पैसा उधार पे देने पे 3.35% मिलता था, अब बैंक की बल्ले बल्ले हो गई। अब बैंक को मिल रहा है
8%। क्या हो गई बैंक की? बल्ले बल्ले, 8% हो गया। ओ मौज है यार, आरबीआई को दे दो सारा पैसा। पब्लिक को लोन देंगे ही नहीं, पब्लिक को लोन देंगे ही नहीं। तो ये आरबीआई ने षड्यंत्र रचा था। आरबीआई के गवर्नर ऐसे सोच रहे होंगे, हा, हमारा षड्यंत्र पूरा हुआ, हम चाहते ही नहीं थे पब्लिक को पैसा मिले, तो इसलिए हमने बैंक को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया। तो बैंक्स किसको प्रेफर करेंगे उधार देना इस टाइम पे? आरबीआई को, इंस्टेड ऑफ द पब्लिक और द बिजनेसेस और द कंज्यूमर्स लाइक यू एंड आई। आप और मेरे जैसे लोगों को देने के बजाय आरबीआई के पास रखेंगे। इसलिए ये इतना ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि लोन किसको मिले? हमें मिले। हमें लोन मिलेगा, बिजनेस करेंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, देश तरक्की करेगा। तो इसलिए इतना ज्यादा नहीं होता है। दूसरी सिचुएशन है रिड्यूस करने की। अगर रिड्यूस कर दिया तो क्या होगा? अब मतलब किसी बैंक, कहते हैं ना मती मारी गई, किसी बैंक की मती मारी जाएगी कि अगर वो आरबीआई के पास पैसा जमा करा रहा है। 1% मिल रहा है यार, इतने का क्या फायदा? 1% भी क्यों दे रहे हो, कुछ मत दो। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक तब चाहेगा कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन लो। तो आरबीआई अगर रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस कर रहा है, तब भी आरबीआई षड्यंत्र रच रहा है कि अब तो पैसा हमारे पास आएगा नहीं, अब तो मजबूरन इन्हें पब्लिक को लोन पे देना होगा और पब्लिक को ज्यादा पैसा लोन पे मिल पाएगा। तो जब आरबीआई मनी सप्लाई रिड्यूस करना चाहता है, लिख देते हैं आपके लिए चीज, मनी सप्लाई रिड्यूस करना चाहता है तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और जब मनी सप्लाई बढ़वाना चाहेगा तो इंटरेस्ट रेट, रिवर्स रेपो रेट घटवा देगा। आई बात समझ में? ये है कॉन्सेप्ट यार। इसमें क्या मुश्किल था? इसमें क्या मुश्किल था? कुछ भी था मुश्किल? सिंपल है। तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। दूसरा है आपका बैंक रेट। ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। बैंक रेट ये लॉन्ग टर्म है, 1 साल से बड़े समय के लिए। ये इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करता है ताकि आरबीआई पब्लिक को किस रेट पर लोन मिले, होम लोन, कार लोन, लाइक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली, वो डिसाइड करेगा। तो आरबीआई किस बेसिस पर? आरबीआई, ये आरबीआई है, ये वो रेट है जिस बेसिस पर हमारे देश के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, हमारे कमर्शियल बैंक्स और बाकी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस रेट के आधार पर लोगों को लोन देंगे, पब्लिक को, आपकी और मेरे सी पब्लिक को। जिसका मतलब इट इज द रेट विच आरबीआई और द सेंट्रल बैंक चार्जेस फॉर लेंडिंग द फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। और इसको क्या कहा जाएगा? इसको बैंक रेट कहा जाएगा। इसके तहत कोई रेपो वेपो की तरह कोई रीपर्चेज अग्रीमेंट नहीं होता। इसलिए रीपर्चेज अग्रीमेंट जो है वो सिर्फ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, नाम ही कितना प्यारा है। वहां पर आप लिक्विडिटी एडजस्ट कर रहे थे, तरलता, मनी सप्लाई, लिक्विडिटी समझते हो ना, मनी सप्लाई, इकोनॉमी में कितना पैसा फैल रहा है, कितना पैसा घूम रहा है, उसको एडजस्ट कर रहे थे वहां पे। यहां पर आप बैंक रेट के थ्रू लोगों को लोन कितने रेट पे, किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा वो डिसाइड कर रहे हो। इट मीन्स द रेट विच द सेंट्रल बैंक चार्जेस फॉर लेंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स, दिस इज नोन एज द बैंक रेट, जो बैंक चार्ज करता है। राइट, सीधी सी बात है। कोई रीपर्चेज अग्रीमेंट नहीं है, कुछ गिरवी नहीं रखना, कोई सिक्योरिटी खरीदनी बेचनी नहीं है, कुछ नहीं है यहां पे इन्वॉल्व। ठीक है ना? जब भी बैंक के पास शॉर्टेज है पैसे की, रिजर्व की शॉर्टेज है, आरबीआई के पास जा सकते हैं। आरबीआई को इसीलिए तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है कि जब कोई नहीं मदद करने को तब आएगा आरबीआई आगे। आरबीआई बेसिकली चाहता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बैलेंस्ड रहे, ना बहुत ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। Neither it should be very high, excessively high, nor should it be very low, excessively low. बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। ठीक है ना? अब क्लियर हो गया रेपो रेट बैंक रेट का फर्क? अभी भी नहीं हुआ? पता है मुझे, तुम 4 बार जब तक रिपीट नहीं करवाओगे तब तक मजा नहीं आएगा, तुम्हें खाना नहीं हजम होता तुम्हारा। तो एक तरफ रेपो रेट, क्या बोला मैंने, वहां पर रीपर्चेज ऑब्लिगेशन है, सिक्योरिटीज खरीदी बेची जा रही है, खरीदी बेची जा रही है, कोलैटरल रखा जा रहा है, यही तो ट्रिक बना देगी वो।
यूपीएससी यही तो ट्रिक बनाएगी, यहां पे गिरवी रखा जा रहा है भाई, खरीदा बेचा नहीं जा रहा, गिरवी रखा जा रहा है। ये बात याद रखनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। बैंक रेट में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलैटरल के तौर पे है नहीं। बैंक रेट बेसिकली चार्ज किया जा रहा है कमर्शियल बैंक से। सेंट्रल बैंक उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक को बोल रहा है कि पब्लिक को लोन पे दो। रेपो रेट शॉर्ट टर्म है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ये फर्क है। समझ आया, क्लियर हुआ सबको? अगर बाय चांस कोई दिक्कत रह गई है तो आई विल टेक योर डाउट्स इन द एंड, डोंट वरी, ठीक है ना। आरबीआई नोट छापेगा भैया, आरबीआई नोट ना बहुत संभल के छापता है। एक लिमिट से ज्यादा आरबीआई ने नोट छाप दिए तो वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसा एपिसोड इंडिया में हो जाएगा। अब आप सोचो नोट छापना कितना आसान है, छाप दो, करोड़ों लाखों करोड़ों के नोट छाप दो। बट सप्लायर्स और सेलर्स वो बेवकूफ थोड़ी ना है, वो प्राइस बढ़ा देंगे, मार्केट रेट्स बढ़ा देंगे, इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा। तो इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। ये हम पब्लिक फाइनेंस वाली क्लास में पढ़ेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग। यहां पे तुम नोट छापते जाओगे। सप्लायर सेलर वो चीजों के इंटरेस्ट, जो चीजों के प्राइसेस हैं, नॉट इंटरेस्ट, प्राइसेस, वो बढ़ाते जाएंगे। फिर क्या फायदा होगा? फिर ना बैग भर के, झोला भर के खरीदने, एक ब्रेड का पीस खरीदने जाना। तो इसलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नेवर ए गुड ऑप्शन, इट इज नेवर ए गुड ऑप्शन, ठीक है। आगे चल रहे हम, दो टर्मिनोलॉजीज हमें समझनी है, सीआरआर और एसएलआर। इसे समझाने से पहले एनडीटीएल पढ़ाया था आपको मैंने, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, और मैंने बताया था डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट क्या होता है। देखो, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी समझो। यह है आईसीआईसीआई बैंक, इसके पास कस्टमर कुछ 1 लाख करोड़ रुपए जमा करा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक इसमें से कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करा देगा, कुछ पैसा अदर बैंक्स के पास जमा करा देगा। हम मानते हैं आरबीआई के पास 10 लाख जमा करा दिया, 10,000 करोड़ जमा करा दिया, और बाकी बैंकों के पास 5,000 करोड़ कमा दिया, 5,000 करोड़ जमा करवा दिया। तो रिमेनिंग कितना हुआ? 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 5,000, कितना बचा? 85,000 करोड़, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म या डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स में बटा हुआ है। आप और मेरे जैसे लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट में कराते हैं। वो हो गया नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और मैं लायबिलिटी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? जिस दिन मैंने बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था तब मैंने बता दिया था, बैंकों के लिए आपका डिपॉजिट का पैसा लायबिलिटी होता है और हमारे लोन का पैसा एसेट होता है। ये बताया है मैंने, आज कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। एनडीटीएल, ये समझ आया? तो अब समझ आएगा एसएलआर और सीआरआर क्या होता है। अब आपने तो बैंक में पैसा जमा करा दिया, अब वो बैंक सारा पैसा लोन पे डाल देगा, लोन दे देगा कस्टमर्स को, तो बैंक क्या बना? ठन ठन गोपाल, बैंक के पास तो कोई पैसा बचा ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में बैंक के पास कुछ जब बचा ही नहीं है तो बैंक से आप कल एटीएम में विड्रॉ करने के लिए कार्ड डालोगे अपना, मशीन में लिखा आएगा नो मनी, उस मशीन को तोड़ दोगे कि नहीं तोड़ोगे? गुस्से में तोड़ दोगे ना, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा नाखुश होगे ना। आप अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, बैंक कह रहे नहीं है, और व्हाट डू यू मीन नहीं है? दो, देना पड़ेगा। तो इसलिए बैंक को कुछ पैसा रखना पड़ता है अपने पास ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे और बैंक रन की सिचुएशन ना हो, तो सीआरआर ये आपका मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है जो कि कमर्शियल बैंक्स को, इट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक्स हैव टू मेंटेन विद आरबीआई। सीआरआर, एक ट्रिक सिखाऊं? एसएलआर मतलब सेल्फ, सीआरआर आर है ना इसमें, मतलब आरबीआई। ये एक ट्रिक है, रट लेना, इसे काम आएगा। सीआरआर में आप आरबीआई के पास पैसा रख रहे हो,
SLR में आप खुद के पास, सेल्फ के पास पैसा रख रहे हो। ये वो डिपॉजिट अमाउंट है जो बैंक्स को RBI के पास मेंटेन करना पड़ रहा है, CRR। ये वो कैश का अमाउंट है जो RBI के रिजर्व में रख रहे हो। बैंक क्या कर रहा है? RBI के रिजर्व में रख रहा है, RBI के रिजर्व में रख रहा है अगेंस्ट द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इट हैज रिसीव्ड। कि इनके पास 85,000 की NDTL थे, RBI ने बोला उसमें से निकाल के 5,000 करोड़ हमारे पास रखो, हमारे रिजर्व में, हमारे रिजर्व में। आज है CRR 4.5%। तो टेक्निकली अगर 10,000 करोड़ किसी बैंक के पास आया तो उसका 4.5% उसे RBI के पास रखना होगा। यह आज का रेट है। अच्छा, 4.5% रखना है RBI के पास, ये तो बहुत क्लियर है, हमको अच्छे से समझ आ गया। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का परसेंटेज है ये भी समझ आ गया। पर इसका एप्लीकेशन क्या है? अभी कितना इंटरेस्ट रेट दिखाया आपको? 4.5। अगर RBI चाहे तो दो चीजें कर सकती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज कर दिया, मान लो 10% कर दिया, ऐसे केस में क्या होगा? इंक्रीज कर दिया, RBI कह रहा है कि 10% रखो, जो भी पैसा तुम्हारे पास आया हमारे पास रिजर्व में। तो पहले से बैंक ज्यादा पैसा लोगों को लोन में दे पाएगा या कम पैसा लोगों को लोन में दे पाएगा? ये रेड कलर का एरो दिखा रहा है कम पैसा लोन में दे पाएगा, क्योंकि पहले से कुछ पैसा आपको अब रिजर्व में ज्यादा रखना पड़ रहा है RBI के पास, एंड दिस रिजर्व वैल्यू हैज इंक्रीज्ड। अच्छा ठीक है सर, इसका रिवर्स पॉसिबल है। अगर CRR गवर्नमेंट घटा दे, 2% कर दे, तो फिर क्या होगा कि पहले 4.5% रखना पड़ता था, अब 2% रखना पड़ रहा है। तो जो एक्सेस 2.5% है वो अब मार्केट में बैंक लोन पे घुमा सकते हैं। तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी घटेगी? ये ग्रीन एरो किस लिए बनाए? यही सिग्निफाई करने के लिए बनाए। बढ़ेगी, बढ़ेगी तभी बनाया। तो मतलब आपको जो मैंने बात समझाई कि इंक्रीज करोगे तो लिक्विडिटी कम होगी, डिक्रीज करोगे तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी। पूरे लॉजिक से समझा दिया है, इजी पीजी। ठीक है जी, आगे चले। CRR हमने देखा। CRR पे क्या कोई इंटरेस्ट मिलता है बैंक को कि तुमने खाली पैसा जाके RBI की तिजोरी में रख दिया, तुम्हें बदले में कुछ मिल रहा है? बदले में कुछ मिल रहा है क्या? इस पे भी क्वेश्चन बनता है। आई एम मेकिंग दिस बिग क्रॉस टू सिग्निफाई नो, यू डोंट गेट एनीथिंग। कुछ नहीं मिलेगा। बैंक्स डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन दिस मनी। CRR आपने उधार थोड़ी ना दिया है, आपने तो रिजर्व में रख दिया ना, उस पर क्या पैसा कमाओगे? कहां रिजर्व, कहां आपने लोन पे दिया है? रिजर्व में रखा है यार। अगर CRR हाई है तो कमर्शियल बैंक्स की कैपेसिटी लोन क्रिएट करने की कम हो जाएगी। CRR लो है तो कमर्शियल बैंक्स की कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी विल बी हाई। ये तो सही है भाई, समझ आई? इन पे क्वेश्चन बनते हैं। CRR बैंक खुद अपने पास नहीं रखता, RBI के पास सेंड करता है। बट एक प्रोविजन है, कुछ सिचुएशंस में RBI अलाउ कर सकता है कि ये बैंक अपने खुद के तिजोरी में, खुद के वॉल्ट में भी ये पैसा अलग से रख ले ऑन बिहाफ ऑफ RBI इन सर्टेन सिचुएशन। अब मणिपुर में एक ब्रांच है बैंक की, उसको मुंबई RBI के पास पैसा भेजना पड़ेगा। इट इज बेटर टू कीप इट विद इटसेल्फ। इतना दूर कहां भेजोगे भाई पैसा, कितना खर्च हो जाएगा पैसा, मत करो ना। ओके हाँ, NDTL का परसेंटेज होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का। ये आपका क्वेश्चन मैंने जवाब दे दिया बेटा। ठीक है जी, तो कुछ सिचुएशन में RBI के पास और सेल्फ के पास भी रख सकते हो। दूसरी सिचुएशन SLR, ये वो परसेंटेज है टोटल जो NDTL है हमारा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, या टोटल पब्लिक डिपॉजिट्स, जो बैंक्स को अब किसके पास मेंटेन करके रखना पड़ रहा है? सेल्फ, खुद के पास। It is the percentage of total deposit which banks have to maintain at any point of time with itself. तो टेक्निकली NDTL का वो शेयर जो बैंक को अपने तिजोरी में रखना पड़ रहा है या कुछ लिक्विड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। लॉजिक समझो,
लिक्विड एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिनको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो। कैश सबसे ज्यादा लिक्विड है, गोल्ड थोड़ा कम लिक्विड है क्योंकि उसे बेचना पड़ेगा, कैश में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। कंपनी के शेयर थोड़े और कम इलिक्विड है या इलिक्विड है क्योंकि शेयर्स बेचने में टाइम लगता है, खरीदने वाला ढूंढना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी तो सबसे ज्यादा इल लिक्विड या सबसे कम लिक्विड है। प्रॉपर्टी बेचने में कितना टाइम लगता है, अलग अलग डीलर से मिलो, अलग अलग पर्सन पार्टी से मिलो, समझ पा रहे हो। तो लिक्विडिटी का डाउनवर्ड कर्व एक तरीके से बताया मैंने आपको। तो इनको कुछ सिक्योरिटीज हैं आरबीआई के द्वारा जो अप्रूव्ड होती हैं, कुछ शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, उनके अंदर पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है। या तो कैश में रखेंगे या तो गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, गोल्ड भी काफी लिक्विड होता है, गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है, नॉट एज लिक्विड एज कैश बट गुड ऑप्शन। तो ये आप आरबीआई के पास नहीं रख रहे हो, बैंक्स दे आर कीपिंग इट विद देमसेल्व्स, खुद के पास रख रहे हैं। ये बात क्लियर हुई, ये खुद के पास रख रहे हैं, ये आरबीआई के पास नहीं है। एज पर द अमेंडमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले हुआ था, एसएलआर 0 से 40% के बीच में हो सकता है। आज रेट 18% है, बट ये 0% से 40% के बीच में हो सकता है। आज 18% है टुडे, अगर आज का आप देखेंगे तो आज 18 है। गवर्नमेंट अगर चेंज कर दे इसको, लेट से 40 ही कर दे, 0 कर दे या 40 कर दे, अब क्या होगा? अगर 0 कर दिया तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपने एसएलआर घटा दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब अब बैंक्स को खुद के पास जो पैसा रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपल्जन होता था, अब वो खत्म हो जाएगा। अब अगर कंपल्जन खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो लोगों को लोन में दे पाएगा। अगर लोगों को लोन दे पाएगा तो इससे क्या होगा? हमारे देश में लिक्विडिटी बढ़ेगी घटेगी? मनी सप्लाई बढ़ेगी घटेगी? मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, और इंटरेस्ट रेट कम है। सिंपल, इससे क्या सिंपल हो सकता है? 40% कर दिया पहले से, अब और ज्यादा पैसा आपने बोल दिया कि हमें अब अलग से रखना पड़ रहा है, लोन में नहीं दे सकते। इससे क्या होगा? इससे मनी सप्लाई कम होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट एंड ग्रोथ, ये वर्ड्स आपके एग्जाम में यूज हो सकते हैं। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट एंड ग्रोथ, CIOU, ये घट जाएगा। ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो CRR और SLR रेगुलेट करते हैं लिक्विडिटी हमारी इकोनॉमी में, बिल्कुल करते हैं जी। कितना क्रेडिट क्रिएशन, कितना उधार आप लोगों को दोगे, ये भी रेगुलेट होता है, बिल्कुल होता है जी। SLR CRR बढ़ाओगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी बैंकों के पास। उसका उल्टा करोगे, CRR SLR घटाओगे, कम करोगे, रिड्यूस करोगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो एक रिवर्स रिलेशनशिप देखने मिल रहा है दोनों के बीच में, राइट? ये आपको बात समझनी है, ओके? तो अब नो 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 अपर लिमिट ऐसा कुछ सच नहीं है, पर एक लिमिट तक गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखने की कोशिश करती है। CRR और SLR का फर्क, पहले CRR, बैंक्स को CRR RBI के पास रखना होता है, खुद के पास भी कुछ सिचुएशन में रखा जा सकता है। SLR बैंक्स को लिक्विड एसेट में खुद के पास रखना होता है, RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, जिनको मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केट में बेचने योग्य सिक्योरिटीज कहा जाता है, गोल्ड में या कैश में। SLR बैंक खुद के पास रखता है। CRR पे बैंक कुछ नहीं कमाता, SLR पे कुछ ना कुछ कमा सकता है। गोल्ड की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है। मान लो गोल्ड खरीदा था 30,000 पे, आज मार्केट रेट 50,000 हो गया, वो 20,000 RBI का सरप्लस है, जिसको देख के सेंटर गवर्नमेंट की लार टपकती रहती है, हमें लाओ, हमें दो पैसा, सरप्लस है ना आपके पास, हमें दो। RBI की लार सेंटर गवर्नमेंट की लार टपकती है। मतलब बेसिकली आई यूज्ड अ लिटिल
सच वर्ड्स टू एक्सप्लेन थिंग्स टू यू कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कई बार यही सरप्लस मांगती रहती है, या फॉरेन सिक्योरिटीज के या फॉरेन करेंसीज के रेट में जो चेंज आता है, डॉलर सस्ते पे खरीदा था, डॉलर का रेट बढ़ गया, बेचकर पैसा कमा लेगा आरबीआई एक तरीके से। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बस अभी इतना ही याद रखो। सीआरआर जो है आपका, ये लिक्विडिटी कंट्रोल, सीआरआर जो लिक्विडिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है आरबीआई के पास कैश को ट्रैप करके। एसएलआर भी क्रेडिट ग्रोथ को कंट्रोल करता है और कोशिश करता है कि इकोनॉमी में पैसे जो लोन के तौर पे लोगों को दिए जा रहे हैं उनकी एक लिमिट इंक्रीज कर सके या डिक्रीज कर सके। ये सीआरआर और एसएलआर है और ये भी क्वांटिटेटिव टूल्स हैं। अगला ओमो। ओमो क्या होता है, फिर एलटीआरओ भी देखेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। सर किसका ऑपरेशन किया जा रहा है यहां पे? ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहां पे किसका ऑपरेशन हो रहा है? ऑपरेशन मतलब कुछ एक्टिविटी हो रही है, ऑपरेशन का टेक्निकल मीनिंग ये है कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, कुछ खरीदा बेचा जा रहा है। क्या खरीदा बेचा जा रहा है? आरबीआई ऑन वन हैंड इज बाइंग समथिंग, ऑन द अदर हैंड इट इज सेलिंग समथिंग। एक चीज एक बार में होती है और किससे खरीदा बेचा जाता है? शेड्यूल कमर्शियल बैंक से। क्या खरीदा बेचा जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां। आरबीआई बाय करती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक से, या आरबीआई सेल करती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को ओपन मार्केट ऑपरेशन की एक्सरसाइज के दौरान। फाइनेंशियल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसे खरीदी बेची जाती है। इससे क्या इंपैक्ट होता है? मनी सप्लाई पे इंपैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी में। कैसे होता है? जब मान लो मार्केट में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बहुत पैसा है लोगों के हाथ में। आरबीआई को दिखेगा इतना पैसा लोग हाथ में लेके घूम रहे हैं, बर्दाश्त नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना पैसा लोगों के हाथ में नहीं देख सकता आरबीआई। रीजन क्या है? क्योंकि वो एक्सेस मनी विल क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर, महंगाई बनाएगा ना वो। तो आरबीआई क्या करेगा? जब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है मार्केट में, आरबीआई कहेगा ऐसा है, सुनिए जरा, ऐसा है कि हम आपको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहे हैं जिसपे हाई इंटरेस्ट रेट देंगे, और क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, रेगुलर इनकम मिलेगी आपको, बढ़िया चीज है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, बढ़िया चीज है, इन्वेस्ट कर लो। आप और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बोलेंगे कि ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, सानू की प्रॉब्लम, दे दो भैया, हमको क्या दिक्कत है, ले लो कैश, ले लो हमसे। तो ये आरबीआई का षड्यंत्र था हमारे से कैश सोखने का। क्यों? मनी सप्लाई कम करनी है, मार्केट में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है, तो कैश ऐसे आरबीआई क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, तब बाय करेगा ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में। बाइंडिंग एज सच नहीं होता, पर आरबीआई बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देता है, और कई बार आरबीआई के गवर्नर कहते हैं प्लीज ऐसा कर लो, बट इन स्ट्रिक्ट टर्म्स ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं होता, और नॉर्मली आरबीआई के साथ बैंक्स कोऑपरेट करते ही हैं, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई क्या करता है? इट सेल सिक्योरिटी, ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले जो भी एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में है, जितना पैसा मार्केट में है। अच्छा, बाय कब करेगा? खरीदेगा कब? खरीदेगा कब? ये बताओ, खरीदेगा कब? जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम है और उसे बढ़ाना है, तो कहेगा एक बात बताओ, तुम्हारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स? शेड्यूल कमर्शियल बैंक कह रही है हमारे पास पड़ी है, बहुत सारी है, जितनी चाहिए ले लो, लाओ। ये देखो, आपके सामने गवर्नमेंट सिक्योरिटी उड़ के पहुंच गई आरबीआई के पास। अब आरबीआई बदले में क्या देगा? आरबीआई देगा नोटों का थैला बैंक्स को, और उन नोटों के थैले से बैंक आप और मेरे जैसे ग्राहकों को लोन में पैसा देंगे, और इससे मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में रिड्यूस हो गई थी वो वापस इंक्रीज हो जाएगी। वाई ओपन मार्केट ऑपरेशंस? बिकॉज इससे ये सबसे डायरेक्टली अवेलेबल, सबसे इजीली अवेलेबल है, सबसे ज्यादा डायरेक्टली इंपैक्ट करता है मार्केट को,
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी अपनी जगह है, बट यहां बैंक्स के पास डायरेक्ट आप लिक्विडिटी दे रहे हो ना, बैंक्स को डायरेक्टली पैसा दे रहे हो। जैसे अभी रिपब्लिक डे सेल के तहत फाउंडेशन बैच 3 आया है हमारा 2024 प्रिपरेशन का। आप जब भी ये सेशन देख रहे हो उस टाइम पे देयर इज अ चांस कि कोई ना कोई फाउंडेशन बैच का एडमिशन ओपन ही होगा, बिकॉज बच्चों की डिमांड इतनी रहती है, वी कॉन्स्टेंटली हैव टू ब्रिंग न्यू फाउंडेशन बैचेस। तो आपको देखने मिलेगा इसकी क्लासेस 31 जनवरी से स्टार्ट हो रही है शाम 6 बजे। आई विल बी देयर टू गाइड यू, टू टीच यू इन दिस बैच। इनफैक्ट हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। आपके टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 1000 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस और उनकी रिकॉर्डिंग्स। नोट्स भी चलो तुम्हें खुद नहीं बनाने, हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, रिवीजन मटेरियल होगा और बहुत कुछ होगा इस कोर्स के तहत। अभी फिलहाल 17,499 में इसको आप सब्सक्राइब कर पाओगे, इसमें एडमिशन ले पाओगे। 1500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे रिपब्लिक डे सेल ऑफर के तहत आपको टिल 26 जनवरी मिलेगा, अगर एंड ओनली यू अप्लाई वसू लाइफ कूपन कोड। कोई भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर हो, एनसीईआरटी प्रिपरेशन करनी है, एनसीईआरटी बैचेस अवेलेबल हैं, वहां पर भी वसू लाइफ कूपन कोड यूज कर पाएंगे। मतलब बेसिकली आप वसू लाइफ कूपन कोड यूज करके कोई भी डिस्काउंट लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी फाउंडेशन बैच, जैसे ये फाउंडेशन बैच 3 इस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, 31 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं शाम 6 बजे। 3 घंटे के डेली लेक्चर होंगे, 2 साल तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, 1 साल तक इसकी क्लासेस लाइव फॉर्मेट में चलेगी। तो 1 साल में आपकी पर्सनैलिटी हम ऐसी क्रिएट करेंगे। देखो क्या क्या कर रहे हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या होना चाहिए, क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए ज्ञानवानी सेशंस और मंथन सेशंस होंगे, जिसमें टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं, पेपर कैसे लिखना होता है, सब सिखाया जाएगा। एक्सपर्ट आईएएस आईपीएस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स आएंगे और आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे मेंटर्स हैं, वो आपको रेगुलर गाइड करेंगे। अच्छा, पढ़ाने का काम हम टीचर्स का है, हम आपको 1000 घंटे की लाइव क्लासेस, अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, अलग अलग लेक्चर्स देंगे, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाएंगे। मैंने जैसे बताया 31 जनवरी से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। नाउ लेट मी शो यू व्हाट ऑल थिंग्स यू विल गेट आउट ऑफ इट। आपको पहली बात तो 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, लाइव टीचिंग। बाय चांस लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना दोस्त। 1-on-1 मेंटरशिप की, आप जो भी पढ़ रहे हो सही ट्रैक पे चल रहे हो या नहीं, कोई डाउट है कभी भी आता है, व्हाट्सएप और फोन कॉल से हमारे मेंटर्स आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, बाकायदा रोज के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आंसर लिखकर हमें भेजना होगा, हम फीडबैक देंगे कि सही लिखा, गलत लिखा और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था, क्या गलतियां हैं। तो आपकी प्रॉपर आंसर राइटिंग एनालिसिस होगी हमारे यहाँ पर। नॉट जस्ट दैट, हैंड रिटन नोट्स, क्लास की पीपीटी, लेक्चर्स जो रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। जो पढ़ा है क्लास में वो रिवाइज कर पाओगे, और प्रीलिम्स के लिए अलग अलग जो बुक्स लेनी पड़ती हैं वो खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वहां भी पैसा बचेगा। रिवीजन टेस्ट आपको मिलेंगे। जब कोई क्रिकेटर भी मैच खेलने वाला होता है ना, तो वो नेट प्रैक्टिस तो करता ही है, तो यहाँ पे नेट प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी रिवीजन टेस्ट के थ्रू। प्रीलिम्स के रिवीजन, मेंस के रिवीजन, दोनों में पूरी हैंड होल्डिंग असिस्टेंस, पूरी सहायता होगी। ऐसे ही ज्ञानवानी सेशन होंगे वर्किंग एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ मिलेगी जिन्हें आप रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ सीसैट भी, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड की जो अलग से क्लासेस कहीं और खरीदनी पड़ती है वो भी मत लेना, यही मिलेगी। अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कुछ नहीं खरीदने की जरूरत, कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर सब ऑल इंक्लूसिव देखने मिलेगा। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दिस होल कोर्स। 10 फुल लेंथ टेस्ट, ताकि आपको प्रीलिम्स के लिए रेडी बनाएंगे। मंथन सेशन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बोलने की स्किल्स, जो बोलने का सलीका होता है, तरीका होता है, वो इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को कैसे बेहतर पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए मंथन सीरीज भी चलाई जाएगी। तो आपकी पर्सनालिटी होलिस्टिकली डेवलप की जाएगी, पूरी तरह होलिस्टिक तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेवलप की जाएगी। बोलने में कैसे तोल मोल के बोलना होता है, इंटरव्यू में कैसा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना है, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू। सो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट, ये सारी चीजें हमारे प्रोग्राम का पार्ट है। पूरा पैकेज वन इन ऑल इन वन आपको एक इंटीग्रेटेड पैकेज मिल रहा है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। रेगुलर क्लासेस, डेली क्लासेस होंगी, आंसर राइटिंग होगी, डेली चेक किए जाएंगे आपके नोट्स। तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी वेरी गुड वे टू प्रिपेयर। अब फैकल्टीज में दिखा देता हूँ, ये सारे एक्सपर्ट फैकल्टी, शशांक सर हो गए, कपिल सर हो गए, रोहन सर हो गए। इसके साथ साथ आपको कुंवर प्रतीक सर, आयुष सर देखने मिलेंगे, मैं देखने मिलूंगा। आई विल बी गाइडिंग यू इन ज्योग्राफी, इन इकोनॉमी, इन गवर्नेंस, राइट। ज्योग्राफी के अलग अलग फैकल्टीज हैं, एथिक्स के लिए गाइड करूंगा। तो मेंस के कई सारे सब्जेक्ट में आई एम द मोस्ट वर्सेटाइल टीचर। हर जगह आपको चेहरा दिख रहा होगा। एथिक्स में भी आई विल बी गाइडिंग, गवर्नेंस में भी, इकोनॉमिक्स में भी। सो आई विल इंश्योर कि आपका हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लैरिटी हो। सारे फैकल्टीज आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको
studyIQ.com पे हमारे जो भी फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, अभी तो फाउंडेशन बैच 3 लॉन्च हुआ है, इसमें एनरोल करना है। नाउ न्यू ईयर सेल के तहत कोर्स इज अवेलेबल एट 18,999, 18,999। बट अभी आप देखिए कोई भी कोड अगर लगाएंगे तो उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना आपको वसू लाइफ कूपन कोड यूज करके मिलेगा। वसू लाइफ कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपकी कोर्स की फीस देखिए आधी हो गई, लगभग 17,499 हो गई। तो ये आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है एज पार्ट ऑफ आर न्यू ईयर सेल, दिस रिपब्लिक डे सेल, पार्डन मी, न्यू ईयर सेल हमारी पहले जा चुकी है, अब रिपब्लिक डे सेल है जिसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो डू अप्लाई वसू लाइफ कूपन कोड टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी मुझसे कनेक्ट हो जाना यार, टेलीग्राम ऐप में जाके वसु कटारा स्टडी आई क्यू सर्च करना, अचीव यूपीएससी के नाम से ग्रुप मिलेगा, अचीव यूपीएससी। और जो बोला है वही मकसद है, आपको यूपीएससी अचीव करने में हेल्प करना हमारा मकसद है, तो जरूर इसमें जुड़िएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक टेबल बना लेते हैं। बाय सेल कब, व्हेन ओपन मार्केट ऑपरेशन में मनी सप्लाई ज्यादा होने के केस में या मनी सप्लाई कम होने के केस में सिक्योरिटीज बाय करी जाती हैं आरबीआई के द्वारा। कब की जाती हैं? जब मनी सप्लाई कम है। और सेल कब की जाती है? जब मनी सप्लाई ज्यादा है। इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट ये होता है सर कि अगर मनी सप्लाई कम थी वो बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी लोगों के हाथ में, और यहां पर लिक्विडिटी कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। बेस्ट सिचुएशन यहां पर जब मार्केट में इन्फ्लेशन है, मार्केट में जब रिसेशन, जब मार्केट में रिसेशन है, वेल दिस इज अ न्यू फीचर विच आई सीन टुडे। तो जब हम सेल कब कर रहे हैं? जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी थी। बाय कब कर रहे हैं? जब मार्केट में रिसेशन था। ये बात समझनी है आपको, ओके? ये बात समझनी है आपको, ये है मुद्दे की बात। ये टेबल से सब क्लियर हो गया होगा। आगे चलें बच्चे। एलटीआरओ पहले कराऊं या एमएसएफ? एमएसएफ पहले करते हैं। तुमको मैंने बोला 20 दिन में ये पढ़ने का, तो पढ़ने का। अगर तुमने 20 डेज में कुछ कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें पेनल्टी मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तुमने ये क्यों नहीं किया? बैंक्स भी, उनके पास जिम्मेदारी है कि उन्हें अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, सीआरआर, एसएलआर जैसे इंटरेस्ट रेट्स मेंटेन करने हैं। पर कई बार होता है कि लिक्विडिटी ऊपर नीचे चलती रहती है, कैश कम हो गया, तो उसकी सिचुएशन में आरबीआई खुश थोड़ी ना होगा। आरबीआई इज लाइक मोगैम्बो। मोगैम्बो खुश हुआ? नहीं। ये एक फैसिलिटी है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, जिसके थ्रू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पैसा उधार पे ले सकते हैं, कुछ एडिशनल मनी उधार पे ले सकते हैं आरबीआई से। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कह सकते हैं कि आरबीआई आप तो हमारे माई बाप हो, ओवरनाइट बोरो कर सकते हैं कि हमारे पास अभी थोड़ा पैसा कम है, कल परसों तक हम सिचुएशन बेटर कर लेंगे, आपके जो रेगुलेशंस है, जो प्रोविजंस है, उनके हिसाब से हमारे पास अभी फिलहाल कैश नहीं है, थोड़ा पैसा आप ही दे दो माई बाप। आरबीआई कहेगा क्या कमी है? वो कह रहे हैं लिक्विडिटी की कमी है, पैसे की कमी है। कहते ठीक है, लो मैं सपोर्ट करता हूं। एक अरेंजमेंट है जिसको मैं लिक्विडिटी सपोर्ट अरेंजमेंट कहता हूं, जिसमें आरबीआई बैंकों को प्रोवाइड करते हैं ओवरनाइट बोरोइंग, मतलब पैसा रातों रात उधार पे देते हैं, ठीक है ना? और शेड्यूल कमर्शियल बैंक उधार पे ले सकते हैं पैसा। तो ये एक तरीके का चेक है, चेक एंड बैलेंस क्रिएट किया हुआ है।
कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स तो ऐसे गैर जिम्मेदार तरीके से काम करते रहेंगे और हमारे बैंकिंग सिस्टम में कभी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा फैल जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी। मतलब एक लिमिट में रहना चाहिए आरबीआई के प्रोविजंस के हिसाब से, और आरबीआई के प्रोविजंस के हिसाब से चलना चाहिए। मतलब कि बैंक को लिक्विडिटी बैलेंस्ड रखनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, अदरवाइज लिक्विडिटी शॉक हमारे बैंकिंग सिस्टम में क्रिएट होगा। तो एमएसएफ के तहत बैंक्स नाउ कैन बोरो फंड्स अप टू 1% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। 1% अपने एनडीटीएल का, बैंक के पास 1 लाख करोड़ आया तो उसका 1% उधार ले सकते हैं, ओवरनाइट बोरोइंग कर सकते हैं। इमरजेंसी के तौर पे जब बैंक के पास या इंटर बैंक लिक्विडिटी, तरलता, पैसा कम हो गया है, एक कहते हैं ना प्यासा कुएं के पास जाता है, ये प्यासा है वो कुआं है, इस प्यासे के पास पैसा नहीं है, कुएं के पास गया कि 2 थप्पड़ मार लेना, पानी पिला दो, लिक्विडिटी दे दो, पैसा दे दो, पेनल्टी लगा देना पर पैसा दे दो। तो दिस इज अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर बैंक्स व्हेन दे एग्जॉस्ट ऑल अदर बोरोइंग ऑप्शंस। जब कोई और, मैंने क्या कहा, जब कोई और नहीं होता साथ देने के, तब काम आता है आरबीआई, राइट। सर रेपो रेट में भी तो पैसा कोलैटरल रख के, गिरवी रख के उधार पे दे रहा है बैंक, आरबीआई। रेपो रेट याद है ना, रेपो रेट पे भी तो उधार पे देता है। जब रेपो रेट की सिचुएशन भी एग्जॉस्ट हो जाए, वो भी ऑप्शन नहीं खुला हो, गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है, तब फिर एमएसएफ विल बी द बेस्ट ऑप्शन। दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। इसलिए ना रेपो रेट से भी ऊपर रखा जाता है एमएसएफ। एमएसएफ हमेशा रेपो रेट से ज्यादा रहेगा, या तो इक्वल रहेगा या तो ज्यादा रहेगा। ज्यादा ही रहेगा, इक्वल भी क्यों रहेगा। आज एमएसएफ कितना है, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं, 6.5%, 6.5%। रेपो रेट कितना है, 6.25%। ये इमरजेंसी बेसिस के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ऑलवेज मोर देन नीड नॉट बी, ऑलवेज मोर देन रेपो, दैट इज अ फिक्स्ड कंडीशन। ये याद रखना, रेपो से तो ये ज्यादा होगा। ऑलवेज मोर देन बैंक रेट, नीड नॉट बी। एक चीज आपने यहां देखी, ये जूम क्यों नहीं हो रहा? एक सेकेंड यार, इसको अब जूम ठान ही लिया मैंने। ओहो, हो गया। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो ठान लिया वो करके दिखाएंगे। 6.5% एमएसएफ, 6.5% बैंक रेट, राइट। 6.5% एमएसएफ, 6.5% बैंक रेट। बैंक रेट के या तो ये इक्वल रहेगा, बट ये हमेशा रेपो रेट से ज्यादा रहेगा। ये कंडीशन बस याद रखनी है। जरूरी नहीं है प्लस 0.25%, वो जरूरी नहीं है, वो अभी है रेपो प्लस 0.25, जरूरी नहीं है। और कितना पैसा उधार पे ले सकते हो? 1% ऑफ एनडीटीएल एंड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 1%, इतना आप उधार पे ले सकते हो। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और एलटीआरओ इसके बाद बात करेंगे। अभी क्या हुआ हमारी इकोनॉमी में ना, थैंक्स टू द लॉकडाउन बहुत ज्यादा रिसेशन आ गया। दुकानदारों के पास काम नहीं था, लोग अपना पैसा उधार ले लेकर एग्जॉस्ट कर चुके थे, खत्म हो गया था, लोगों के पास पैसा तक नहीं था, खाने के लिए अनाज का पैसा नहीं था, बहुत मतलब दे हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। ये बात आपको याद रखनी है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो ऐसी किसी सिचुएशन में जहां पे लोगों के पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स, आत्मनिर्भर भारत अभियान, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करती है, और उस वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा आता है, बहुत एक्सेस लिक्विडिटी आ जाती है। सम 8.5 लाख करोड़, मतलब मेनी लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज एंटर आर फाइनेंशियल मार्केट। गवर्नमेंट और पैसा दे देती है लोगों को, या उनके ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने लगती है। आरबीआई ऐसी सिचुएशन में एक एडिशनल, एक नया टूल का इस्तेमाल करते हैं,
जिसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ एक ऐसा एडिशनल टूल है जो आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सर ये तो बाकी सारे टूल्स की तरह हो गया, इसमें क्या फर्क है? यहां पर आपको कुछ गिरवी नहीं रखना, नो कोलैटरल, सबसे बड़ी बात यह, इसलिए ये बाकियों से अलग है कि यहां पर कुछ गिरवी नहीं रखना, यहां पे कुछ खरीदना बेचना भी नहीं है, कोई बॉन्ड्स कोई शेयर्स कुछ नहीं बेचना। तो यहां पर कोलैटरल की जो रिक्वायरमेंट थी वो खत्म हो गई। एसडीएफ ऐसे हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम को, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को बेटर करने आया है। मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है। पैंडेमिक के बाद जैसे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी में अचानक से आफ्टर लॉकडाउन आई, तो काफी समय तक लिक्विडिटी इकोनॉमी में बनी रही, सब सम 8.5 लाख करोड़ रुपीस सिस्टम में बना रहा। अब इतना पैसा लोगों के हाथ में घूमेगा तो रिटेल इन्फ्लेशन या महंगाई तो बढ़ेगी ना, और अगर महंगाई बढ़ेगी तो इस इन्फ्लेशन को, इस पैसे को सक आउट करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये जो लोगों के हाथ में इतनी ज्यादा लिक्विडिटी या तरलता आ गई है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो। अभी फिलहाल एसडीएफ 25 बेसिस पॉइंट्स है पॉलिसी रेपो रेट के माइनस करने पे। मतलब अगर पॉलिसी रेपो रेट अभी फिलहाल आपको 6.25 देखने मिल रहा है, तो ये आपको 6% देखने मिलेगा। 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट्स। ये जो 0.25% है ना, इसको बेसिस पॉइंट्स कहा जाता है, बीपी। ये बीपी और कोई बीपी नहीं है, तुम पता नहीं कौन सा बीपी समझने लग जाओ, और ब्लड प्रेशर वाला बीपी जो बढ़ रहा है तुम लोगों का, और कोई बीपी मत समझ लेना, राइट। एमएसएफ में बेसिकली आप पैसा उधार पे ले रहे थे, राइट, एमएसएफ के अंदर, और यहां पर आप पैसा उधार पे नहीं ले रहे हो, पैसा खींच रहे हो मार्केट से, और बदले में कुछ इंटरेस्ट आप दे रहे हो, और यहां पर गिरवी कुछ नहीं रखना है, राइट। जो लोग, जो पार्टिसिपेंट्स हु आर एलिजिबल, वो आरबीआई के साथ अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं इस फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, राइट। आरबीआई डिफाइन करेगा कितने टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए था ये वैसे, पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी आरबीआई रखना चाहता है, जब जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, आरबीआई ऐसा कर सकता है। और इस पे क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए इसको यूज कर सकता है? नो, फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड या लॉन्ग टेनोर। टाइम पीरियड को ना फाइनेंस में टेनोर भी कहा जाता है या टेन्योर भी कहा जाता है, तो ये वर्ड याद रखना, ओके। तो जो फिक्स्ड रेट, जो हमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट देखने मिल रहा था, उसका एक बेटर रिप्लेसमेंट है ये, ठीक है ना, जिसमें 6% के करीब आपको डिपॉजिट पे रेट मिलेगा। ये बात याद रखनी है। आरबीआई के पास जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, फिक्स रेट है जो रिवर्स रेपो रेट का, वो तो अपनी जगह है, वो आरबीआई के टूल किट का वैसे ही पार्ट है। ये डिस्क्रिशनरी, ये जब आरबीआई चाहेगा, जैसे चाहेगा, जरूरत पड़ने पर, टाइम टू टाइम बेसिस पर, तब यूज करेगा। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है, ये बात याद रखनी है। आरबीआई को हमने फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आप ऐसे मार्केट से लिक्विडिटी जरूरत पड़ने पर सक आउट कर सकते हो। तो एसडीएफ फिर से एक बार समझाता हूं, आरबीआई पैसा मार्केट में जो इतना ज्यादा हो गया था, अभी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा फैल गई थी, कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन खुला, लोगों ने कहा कि हम ठन ठन को पालें, जेब में पैसा नहीं है, और जेब में पैसा ना होने की वजह से हम बिजनेस कैरी आउट नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट ने कहा ये लो आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ये लो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, फ्री में राशन लो, इतनी सारी चीजें गवर्नमेंट ने हमारे देश में लॉकडाउन के बाद इनिशिएटिव्स के तौर पे दी। उससे बहुत पैसा सप्लाई हुआ, रेपो रेट भी कम किया इकोनॉमी में, उससे बहुत ज्यादा पैसा लोगों ने लोन पे लिया। तो हमारे देश में अचानक रातों रात इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने लगा, महंगाई बढ़ने लगी, और आरबीआई ने कहा यार ये तो जो सोचा था उसका उल्टा हो गया, महंगाई बढ़ने लगी। कोई बात नहीं, लोगों के हाथ में जो इतना पैसा आ गया, बैंक्स के पास जो इतना पैसा आ गया, वो सक आउट कर लेते हैं। जो हमारा रेपो रेट है उसमें -0.25, मतलब 6.25 है तो 6% पे,
हम बैंक्स को बोलते हैं कि हमसे पैसा ये हमें दे दो, ये लो उधार पे पैसा आपको दे रहे हैं हम, और इंटरेस्ट रेट देते रहेंगे, पर कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें पैसा चाहिए। हम चाहते हैं बैंक्स आपके पास पैसा ना हो, वरना आप आगे लोन में दोगे। तो आपसे पैसा छीनने का एक तरीका है। छीन तो हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का यूज करके भी कर सकते थे, फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो जो था उससे भी कर सकते थे, वो तो एक नॉर्मल चीज है, वो आरबीआई की टूल किट का पार्ट है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में आरबीआई लेकर आता है, ताकि जो रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल मतलब आप और मेरे जैसे लोगों के लेवल पे जो इन्फ्लेशन है उसे कम किया जा सके, कंज्यूमर्स के लेवल पर इन्फ्लेशन को कम किया जा सके इमरजेंसी सिचुएशन में। सर रेपो माइनस 0.25 रहेगा। देखो फिलहाल तो यही गाइडलाइंस है, आगे जरूरत पड़ने पे चेंज भी हो सकता है, हमेशा रहेगा इस पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, आई एम नॉट अ फ्यूचर प्रेडिक्टर, राइट, आई डोंट नो, सिंपल एज दैट। आगे चलें, एलटीआरओ, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एलटीआरओ के अंदर आप समझना, सिंपल मैकेनिज्म है इसका। क्या है ना, वहां पे आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाया जा रहा है, रेपो रेट घटाया जा रहा था, पर उसका बेनिफिट लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन लोगों तक प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा था। कई बार तो हमें देखने मिला कि हमारे मार्केट के अंदर, बैंकिंग सिस्टम के अंदर तो पैसा ही नहीं है, लिक्विडिटी ही नहीं है, तो अब मतलब पैसा या लिक्विडिटी इंजेक्ट या इंसर्ट करनी पड़ेगी। एलटीआरओ के थ्रू गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, नहीं वो 21 दिन में पैसा डबल वाली नहीं, एक स्कीम निकाली। बैंक को बोला कि बैंक्स मेरी बात सुनो, आप 1 ईयर एंड 3 ईयर लोन्स ले सकते हो at the same interest rate as that of 1 day repo। क्या 1 ईयर और 3 ईयर्स के लिए लोन ले सकते हो at the same interest rate as that of 1 day repo, मतलब लॉन्ग टर्म उधारी शॉर्ट टर्म के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। नॉर्मली क्या होता है, लोन्स जिनका ज्यादा मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, लाइक 1 ईयर 3 ईयर लोन्स, दे हैव हायर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म रेपो लोन्स। मतलब लॉन्ग टर्म वाले लोन्स का रेट शॉर्ट टर्म से ज्यादा होता है नॉर्मली दे हैव हायर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म रेपो लोन्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म में हायर मैच्योरिटी पीरियड आपको देखने मिल रहा है, ज्यादा लंबे समय के लिए 1 ईयर 3 ईयर, वही बेनिफिट आपको मिल जा रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा, एलटीआरओ स्कीम में फंड लेने की कोशिश करेगा। नॉर्मली फंड्स आरबीआई एलटीआरओ के तहत इट इज प्रोवाइडेड एट द रेपो रेट, कि बेसिकली 1 to 3 ईयर वाले लोन भी उस रेपो रेट के इंटरेस्ट पर ही दे रहा है आरबीआई, जो कि हायर मैच्योरिटी वाले हैं। नॉर्मली हायर मैच्योरिटी वाले लोन्स हायर इंटरेस्ट रेट पे होते हैं, बट यहाँ शॉर्ट टर्म रेपो लोन्स के रेट पर आप दे रहे हो, कम पे दे रहे हो, बेसिकली इतनी है बात आपको याद रखनी है। अब इसके तहत आरबीआई एलटीआरओ स्कीम के तहत, और जो पहले से हमारी इतनी सारी हमने क्वांटिटेटिव टूल्स देखा है, एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रिवर्स रेपो, और जो हमने अभी एमएसएफ वगैरह देखा, उनके अलावा एडिशनल टूल है, और ये भी इमरजेंसी टूल है, जहां पे गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई, गवर्नमेंट नहीं आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट लोगों को बोलेगा कि आइए खरीद लीजिए, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं आपको ये सिक्योरिटीज बेच रहा हूं और आपको लोन दे रहा हूं। बेसिकली देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिडिंग एंड यू कैन लाइक टेक सच लोन्स। अब इससे क्या होगा, इससे आपको जो लॉन्ग टर्म के अंदर भी लोन्स देखने मिलेंगे वो रेपो रेट के आधार पर देखने मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लोन्स भी अब रेपो रेट के आधार पर देखने मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एलटीआरओ का। लॉन्ग टर्म के लोन्स भी शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट पे देखने मिलेंगे।
इससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ट्विस्ट। गाना सुना है आपने, आओ ट्विस्ट करें? ये गाना सुना होगा आपने, आओ ट्विस्ट करें, सुना होगा? यस, इससे जुड़ा है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट कहता है कि लोगों के पास जो सिक्योरिटीज है, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर हम सिक्योरिटीज खरीदते हैं, बेचते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर भी हम कुछ सिचुएशन ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एलटीआरओ और ऑपरेशन ट्विस्ट का एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक गहरा संबंध है। ऑपरेशन ट्विस्ट अभी एक बार फिर से थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी पहले एलटीआरओ बता रहा हूं, इससे और इससे कनेक्ट करके बता रहा हूं। एलटीआरओ का प्राइमरी पर्पस है कि गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दे, शॉर्ट टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करे, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करे, राइट, और लोगों को बेसिकली ऐसी सिक्योरिटीज ऑफर करे जो कि आरबीआई के लिए इंटरेस्ट फ्रेंडली है। यह है एलटीआरओ का मेजर ऑब्जेक्टिव। तो गवर्नमेंट या आरबीआई फंडामेंटली एलटीआरओ के थ्रू यह चाहती है कि इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम में और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का फायदा लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं, ये सब इधर उधर की बातें छोड़ूं, तो एलटीआरओ के तहत आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स, चाहे वो 1 महीने से 3 साल के बीच के हों, बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करेगी आज के रेपो मार्केट रेट जो अभी फिलहाल चल रहा है उसके आधार पे, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, कॉस्ट ऑफ लोन्स रिड्यूस कर सके। ओके, कॉस्ट ऑफ लोन्स रिड्यूस कर सके आरबीआई बेसिकली अपना, इट कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लोन्स। इस मैकेनिज्म के तहत आरबीआई लोन्स देगा बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, फिलहाल के रेपो रेट के बेसिस पर, जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोगों को दे पाएगा। और एक ऐसी ऑपरेशन, एक ऐसी प्रोसेस की जाएगी जहां पर लोगों को, पब्लिक को, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए बैंक्स को बेसिकली शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई कंट्रोल करने का मौका मिलेगा, टू कंट्रोल दी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन द इंडस्ट्री। ये बात आपको याद रखनी है। अब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन्हें एलटीआरओ में पार्टिसिपेट करना है, तो वो क्या करेंगे? वो रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना अमाउंट आप हमें दे दीजिए लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत। गवर्नमेंट अपना ये बिडिंग, मतलब ये बेचने का काम, ऑक्शन का काम करेगी ई कुबेर पोर्टल के तहत। गवर्नमेंट ऑक्शन का काम करेगी ई कुबेर पोर्टल के तहत, जहां पर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपनी रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी फॉर द अमाउंट, फॉर द मनी अमाउंट विच दे वांट एलटीआरओ के तहत। और वो अमाउंट करंट पॉलिसी रेपो रेट के तहत आपको उधार पे मिल रहा है, लंबे समय के लिए लोन भी, जो नॉर्मली ज्यादा होते थे। मैंने बताया था ना, लॉन्ग टर्म रेट्स शॉर्ट टर्म रेट से ज्यादा होते थे, बट वही शॉर्ट टर्म रेट पे आपको, उसी रेट पर आपको अब लंबे समय के लिए, 1 महीने से 3 साल तक के समय के लिए, 1 मंथ से 3 इयर्स तक के समय के लिए आपको अब वो मिल जा रहा है। लॉन्ग टर्म का मजा शॉर्ट टर्म के रेट पर, इतनी बात समझ लीजिए। और बैंक अगर ये मजा लेना चाहते हैं, आरबीआई चाहता है ये मजा सब ले, बैंक भी ले, तो ये मजा कैसे ले सकते हैं? आरबीआई के ई कुबेर पोर्टल पे जाकर, जो आरबीआई का एक सीबीएस है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन नेटवर्क। आरबीआई के सारे ऑफिसेस, पूरा नेटवर्क इससे कनेक्टेड है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन नेटवर्क, जो अल्टीमेटली इस नेटवर्क के थ्रू लोगों को एलटीआरओ इंटरेस्ट रेट पर ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसा प्रोवाइड कर रहा है। यह बात आपको समझनी है। मिनिमम 1 करोड़ रुपए की बोली या उसके मल्टीपल्स में बोली लगा सकते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको बेनिफिट मिलेगा कि अब वो कम इंटरेस्ट रेट के अंदर ये पैसा उधार पे ले पाएंगे। मिनिमम 1 करोड़ या उसके मल्टीपल अमाउंट की बोली।
वैसे तो देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द मैक्सिमम बिडिंग सम और द मैक्सिमम बिडिंग अमाउंट विच द इंडिविजुअल बिडर कैन प्लेस। कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम 1 करोड़ की है और उसके मल्टीपल्स में आप कर सकते हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लाइक दैट। अब आप कहोगे सर ये सब हो ही क्यों रहा है, फायदा क्या है? जैसे ही एक जो स्लो डाउन हुआ हमारे देश के अंदर, बड़े सारे मंदी, बड़े सारे बैंक्स के अंदर क्राइसिस की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो बैंक्स के लिए पैसा बोरो कर पाना, उधार ले पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। आरबीआई ने कहा कि कोई बात नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमें चाहिए देश की, अभी जब तक हम लोगों को आसानी से, बैंक्स को आसानी से लोन पैसा नहीं देंगे, इजी मनी पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, लोगों को इजीली पैसा नहीं देंगे, तो कोई फायदा तो नहीं होगा। इसलिए आरबीआई ने एलटीआरओ की शुरुआत करी टू कट डाउन द रेपो रेट, टू कट डाउन द रेट एट विच द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोरो फ्रॉम आरबीआई। ये कहना चाह रहा था मैं कि मतलब जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है वो रेपो जितना हो जाए। तो अब कॉस्ट बैंक्स के लिए लोन लेने की कम हो गई, बोरो करने की कम हो गई। उसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी, क्योंकि अब बैंक्स के पास लोन देने का मौका मिलेगा। बैंक को ही खुद कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, तो वो आगे भी तो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा। तो आप और मेरे जैसे जब लोग लोन लेंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी लोन्स लेंगे, मैक्सिमम तो हम शॉर्ट टर्म रेट्स को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट अलग अलग एरियाज में बढ़ेगी। इसके साथ साथ बैंक्स को यह बेनिफिट मिलेगा कि कॉस्ट तो कम हो ही गई, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के अंदर क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, बैंक ज्यादा मोटिवेट होंगे कि अब लोगों को पैसा उधार पे दो। तो बेसिकली बस जो सारी बातें बताने की, 100 बात की एक बात, एलटीआरओ आरबीआई के थ्रू कम लेंडिंग रेट पे लोन देगा, बाकी रेट सेम रहेंगे, बस 1 महीने से 3 साल तक के लिए जो लॉन्ग टर्म रेट्स होते थे वो शॉर्ट टर्म रेट जितने हो जाएंगे फॉर दिस स्पेशल पर्पस। ताकि क्या होगा, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट में लोन फैले, मंदी के हालात दूर हो, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। ये इसका लॉजिक था। ये सब आरबीआई के ई कुबेर के थ्रू होता है, जो आरबीआई का कोर बैंकिंग सोल्यूशन है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, जिससे आरबीआई मनी सप्लाई बूस्ट कर पा रहा है। हाँ, वापस से इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए, ये बात याद रखना है। इंटरेस्ट इज पर ईयर और पूरा टेन्योर का नहीं, पर ईयर ही होता है, पर ईयर होता है, नॉट होल टेन्योर, ये बात याद रखना। अब आप कहोगे सर पहले से तो एमएसएफ भी एग्जिस्ट कर रहा है, रेपो रेट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या रेपो रेट 1 महीने से, 1 महीना भी नहीं बोलना चाहिए, 1 ईयर से 3 ईयर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करता है? रेपो रेट तो 1 साल से कम के लिए है ना बाबू। एमएसएफ तो 1 दिन के लिए है ना बाबू, 1 दिन के लिए एमएसएफ है, 1 साल तक के लिए रेपो रिवर्स रेपो है। तो वो लॉन्ग टर्म में उतना इफेक्टिव नहीं हो सकते। 1 साल से 3 साल के लिए अगर फंड चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो उसको बैंक रेट पे लेना पड़ता। और आप देख रहे हैं कि बैंक रेट ज्यादा होता है या रेपो रेट ज्यादा होता है, आपके सामने जीता जाता सबूत है। बैंक रेट कितना है? 6.5% है। पॉलिसी रेपो रेट कितना है? 6.25 है। तो मतलब 6.25 पे लेना ज्यादा बेटर है या नहीं है? मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप मुझसे कोई चीज 1 लाख की खरीद सकते हो या 1.5 लाख की खरीद सकते हो, सेम चीज है। आप कहोगे तो मैं तो एक में ही खरीदूंगा जो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है जहां पे। ये था लॉजिक। रेपो एंड एलटीआरओ के बीच में डिफरेंस, रेपो शॉर्ट टर्म का है, एलटीआरओ एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें वही शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 3 साल के लिए ऑफर किया जा रहा है, ताकि इकोनॉमी में रेट स्मूथ हो सके। ये बात याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इनको सिलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, जहां पे सिलेक्टिवली चुन चुन के आप हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर रेट बढ़ाना घटाना नहीं हो रहा, यहां पर पोलाइटली आरबीआई लोगों से अपील करता है, बैंक से अपील करता है। क्या क्या होता है समझे। पहला हो गया
पहला हो गया मॉरल सुएशन, मॉरल परसुएशन। जैसे आप लोगों से भी मैं गुजारिश ही कर सकता हूं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं, आपको परसुएड करने की कोशिश कर सकता हूं। ऐसे ही आरबीआई जब एडवाइस दे, बैंक्स की बैठक बुलाए सारे बैंक के चेयरमैन की और सबको परसुएड करने की कोशिश करे कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, कम इंटरेस्ट रेट पर लोगों को लोन देने की कोशिश करो, हम आपके लिए रेपो रेट भी घटाएंगे। बैंक्स को बेसिकली मनाने की कोशिश करें। अब ये सिर्फ सजेशन है, बैंक्स आर नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड टू फॉलो। अब मैं भी आपको सिर्फ सजेशन दे सकता हूं, आप ऑब्लिगेटेड नहीं हो कि मेरी सारी बात मानो। सेम चीज मॉरल सुएशन है, पर आप कुछ लोग आप में से नहीं मानेंगे। ऐसे ही उनके लिए डायरेक्ट एक्शन, कि नहीं मानोगे, नहीं मानेंगे, बैंक्स भी नहीं मानेंगे ऐसे में। तो डायरेक्ट एक्शन बैंक्स उनके खिलाफ लेता है जो सेंट्रल बैंक या आरबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते या कर नहीं रहे कोऑपरेट। आरबीआई रिफ्यूज कर देगा कि तुम्हें हम लोन नहीं देंगे, कि तुम्हारे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट नहीं करेंगे, कि तुम्हें रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट का बेनिफिट नहीं देंगे, बल्कि पेनल्टी और लगाएंगे और ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे तुमसे अगर तुम्हें लोन दे भी रहे हैं तो, अगर हमारी बात नहीं माने तो। इनफैक्ट बैन भी लगाया जा सकता है बैंक पे अगर वो आरबीआई के डायरेक्टिव नहीं मानता। पेनल्टी तो लगी सकती है, बैन तक लगाया जा सकता है, बैन तक किया जा सकता है। ये होता है डायरेक्ट एक्शन। ओके, दिस इज व्हाट डायरेक्ट एक्शन मींस। डायरेक्ट एक्शन। नेक्स्ट है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। आप में से कितनों ने लोन लिया है कभी ना कभी? घर खरीदा होगा, गाड़ी खरीदी होगी, बाइक, स्कूटी, कार, फोन, कुछ तो खरीदा होगा ना। कुछ डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, लोन लेते टाइम देनी पड़ती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं 20% पैसा आपको खुद लगाना है, 80% बैंक लोन टू वैल्यू के हिसाब से आपको लोन दे देगा, लोन दे सकता है। मतलब जो आप गिरवी रख रहे हो पैसा, मतलब खुद पैसा लगा रहे हो, और जो लोन की वैल्यू आपको मिल रही है एक पर्टिकुलर चीज लेने पर, वो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है आपका, ये डिफरेंस है जो लोन का कोलैटरल, जो गिरवी की रखने की वैल्यू है, एंड द अमाउंट लोन का जो आपको मिल रहा है। अब दो सिचुएशन हो सकती है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट या तो बढ़ा दो या तो घटा दो। मतलब अगर मैंने ये 40-60 कर दिया, मतलब 40% पैसा तुम्हें खुद का रखना है और बाकी 60% लोन लेना है। तो जो लोग जो कि इतना मार्जिन नहीं रख सकते वो तो लोग लोन नहीं लेंगे, वो तो दुखी हो जाएंगे। 40% खुद की जेब से पैसा लगाना ये तो बहुत मुश्किल है। मेरे को गाड़ी खरीदनी है 10 लाख की, 4 लाख मुझे खुद देना पड़ेगा। पहले तो सिर्फ 2 लाख देना पड़ रहा था और 8 लाख का लोन मिल जा रहा था, किस्तें बन जा रही थी, ईएमआई मिल जा रही थी। बट यहाँ पे 4 लाख रखना पड़ेगा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ये आपका पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट का इंपैक्ट है। दूसरा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दें, 10-90 कर दें, कि 10% खुद लगाओ, 90% लोन ले जाओ। ये तो राइमिंग हो गया, बढ़िया। तो 10% जब आपने खुद पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, ऐसे केस के अंदर आपने कुछ पैसा खुद रखा, बाकी ज्यादातर लोन में मिल गया, तो ऐसे में लोग ज्यादा लोन ले पाएंगे और ज्यादा खुश रहेंगे। तो आरबीआई ऐसे मार्जिन रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ क्रेडिट फॉर स्टॉक एक्सचेंज स्पेकुलेशन और फॉर एनी अदर पर्पसेस। बेसिकली आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा सकता है, जैसे यहां बढ़ाई थी कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मार्केट के पैसा ज्यादा ना जाए, या घटा सकता है ताकि उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ज्यादा पैसा जाए। यहां पे लोन लेना आसान कर दिया, एक तरफ लोन लेना आसान कर दिया, एक तरफ लोन लेना मुश्किल कर दिया। ये आपका तीसरा टूल हो गया। चौथा हो गया कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के अंदर आरबीआई कोशिश कर रहा है कि
कंज्यूमर क्रेडिट सप्लाई को रेगुलेट करे कि जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हो, उसमें आपका लोन ड्यूरेशन बढ़ा सके, घटा सके। अभी तो आपने सिर्फ डाउन पेमेंट का एस्पेक्ट देखा था मार्जिन रिक्वायरमेंट में, यहां पे डाउन पेमेंट भी, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी, लोन कितने साल के लिए मिलेगा ये भी, ये सब चेंज कर सकता है। कि लोग ज्यादा लोन तो नहीं ले रहे, लोन लेना अच्छी चीज तो नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। पहले कमाओ, हैसियत बनाओ और फिर खरीदो। एक तरीके से ये बेटर है। जो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, जिनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, वो लोन लेते हैं। लोग तो आजकल इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और सामान लोन पे ले लिया, लोन पे उठा लिया। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ऐसे केस में आरबीआई कंज्यूमर की खरीदारी को रेगुलेट करता है। भैया कंज्यूमर गुड्स खरीद लेते हैं, टीवी उठा लाएंगे, फ्रिज उठा लाएंगे, इंस्टॉलमेंट पे, हायर परचेज पे एसी उठा लाएंगे। अगर वो कंट्रोल करना चाहते हो, महंगाई कंट्रोल करना चाहते हो, तो कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन यूज होता है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट से थोड़ा बड़ा है। इट्स लार्जर देन दैट, इट इज लार्जर देन दैट। अगला है आपका क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग का ऑब्जेक्टिव है कि आरबीआई बोल दे कि इस सेक्टर के अंदर एक्स अमाउंट से ज्यादा लोन दोगे ही नहीं। एक सेक्टर के अंदर एक्स अमाउंट से ज्यादा लोन दोगे ही नहीं। आपने एक लिमिट क्रिएट कर दी, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन किसी बैंक के द्वारा किसी सेक्टर के अंदर या किसी बैंक के द्वारा कितना दिया जा सकता है, आपने वो डिसाइड कर दिया। आपने कोटा फिक्स कर दिया कि आरबीआई अलग अलग इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स पे कितना पैसा उधार पे दे सकता है। आरबीआई के ऊपर आरबीआई ने कोटा सेट कर दिया कि बैंक्स, नॉट आरबीआई, बैंक्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितना पैसा उधार पे दे सकते हैं, ये एक बैंक कितना पैसा उधार पे दे सकता है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हो, राशन कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, कोटा बांध दे रहे हो कि कोई कमर्शियल बैंक कितना पैसा आगे लोन पर दे सकता है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। छठा ऑप्शन ये है कि डायरेक्टिव्स इशू किए जा सकते हैं, डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं। इस मेथड के थ्रू अखबारों में गाइडलाइंस निकाल के, रूल्स बना के, रेगुलेशंस बना के गाइडलाइंस निकाले जा सकते हैं। बैंकों को बोला जा सकता है कि आपको और ज्यादा कैपिटल, और ज्यादा पूंजी रखनी है। जैसे एक होता है कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। अब बैंक इतने लोगों को लोन देता है, कुछ लोग विजय माल्या जी की तरह परदेश भाग जाते हैं बिना लोन दिए, विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर लेते हैं खुद को कि हम नहीं देंगे पैसा, कर लो जो करना है, हम विलफुल डिफॉल्टर हैं, अपनी मर्जी से डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम नहीं पे करेंगे। तो ऐसे लोगों की वजह से ना कुछ पैसा, जैसे हमारी बाइक है, गाड़ी है, उसमें कुछ तेल रिजर्व में रहता है कि नहीं रहता, वैसे ही आरबीआई को गाइडलाइंस इशू करने पड़ते हैं बैंक्स के लिए कि कुछ पैसा आपको रिजर्व में रखना है, कुछ पैसा रिजर्व में रखना होगा। डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है, गाइडलाइंस इशू कर सकती है। तो ये ऐसे डायरेक्टिव्स आरबीआई इशू करने की पावर रखता है, जिसके थ्रू आरबीआई हमारे देश के अंदर कंट्रोल कर पाता है, रेगुलेट कर पाता है हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को। और ये हमारा क्वालिटेटिव टूल्स का आखिरी पार्ट था, लास्ट पार्ट था। ये आपको बात आई होप सबको समझ आई होगी। आरबीआई रेगुलेट करता है दो टाइप के बैंक्स को, शेड्यूल्ड बैंक्स को और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को रेगुलेट नहीं करता। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को रेगुलेट नहीं करता। शेड्यूल्ड बैंक्स जो आरबीआई के शेड्यूल, आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल में मेंशन है। इसमें सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स, जिनको काम करना है, पैसा कमाना है, जिनको कमर्शियल पर्पसेस पैसा कमाना है, जिसमें डिपॉजिट करेंगे लोग पैसा, जो लोन प्रोवाइड करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस का, जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, सिटी बैंक, लाइक दैट। दूसरा हो गया आपका कोऑपरेटिव।
कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, स्टेट के लेवल पर कई सारे कोऑपरेटिव बैंक देखने मिलते हैं। वैश्य बैंक, कई सारे कोऑपरेटिव बैंक एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इसके थ्रू आप देखते हैं कि जो लोग पैसा अपना जमा कराते हैं वो इन बैंक्स के मेंबर माने जाते हैं। ये ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी है जिसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स भी हैं, ओनर्स भी हैं, कस्टमर भी। मान लो मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है, आप में से 10-15 लोगों का नाम लेता हूं, कुछ के पास पैसा पड़ा है, तो आप लोग मिलकर एक पूरा बैंक ही बना लेते हैं ना, ताकि हमारे ग्रोथ में ये भागीदार बन सके। बच्चा पूछ रहा है कौन सा शेड्यूल? सेकंड शेड्यूल बेटा, सेकंड शेड्यूल में आरबीआई एक्ट के, ठीक है ना। आगे चले। कोऑपरेटिव बैंक का ये रोल है कि मान लो तुम्हारे नाम ले, बहुत सारे आप में से बच्चे, बहुत पैसा पड़ा है और चाहते हैं कि उनका पैसा खुद हम तरक्की करें, बट हमारे बिहाफ पे अगर हम एक बैंक बना देते हैं और उसके पास पैसा रखते हैं तो हम मेंबर्स या हम कस्टमर्स की ग्रोथ के लिए वो बैंक काम कर सकता है। जरूरत पड़ने पे हमें लोन दे सकता है, जरूरत जब हमें होगी हमें लोन दे देगा, हम जरूरत नहीं है तो हमारा पैसा डिपॉजिट करके रखेगा। तो ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स काम करते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स का काम है डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जैसे IFCI, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशंस जो कि डेवलपमेंट पर्पस के लिए लोन देते हैं, या तो एग्रीकल्चर के लिए या तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, अलग अलग टाइप के लोन ये प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। अब डेवलपमेंट बैंक्स के साथ साथ एक और कैटेगरी होती है स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक्स या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइज्ड बैंक्स। उसमें आता है आपका नाबार्ड, उसमें आता है आपका एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, उसमें आता है नाबार्ड, एग्जिम, उसमें आता है सिडबी। रेगुलेट आरबीआई करता है पर ये जनरल पब्लिक को लोन नहीं देते डायरेक्टली। नाबार्ड जैसे एग्जांपल लेता हूं, नाबार्ड ना हमारे देश के अंदर रीजनल रूरल बैंक्स को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पैसा देता है। आप में से शायद कुछ लोग नौकरी भी करते हो, बिकॉज मेरी हर क्लास में कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो कि आरआरबी में काम कर चुका है या कर रहा है। ये रिकॉर्ड रहा है, पता नहीं आप में भी कोई ऐसा है या नहीं है, ठीक है जी, ये आप में से हो सकता है। आईडीएफसी, देखो आईडीएफसी फर्स्ट जिसकी आप बात कर रहे हो ना, वो डेवलपमेंट बैंक नहीं है, वो आपका कमर्शियल बैंक है बच्चे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। अच्छा है भी, देखो कहा था ना, एसबीआई में भी हैं लोग। चलिए बहुत बढ़िया। तो कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक। इसमें एक और नई कैटेगरी आ गई है, लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है धड़ल्ले से डिफरेंशिएटेड बैंक्स को। अच्छा, पहले लाइसेंस निकाले जाते थे कभी कभार, अब ये ऑन टैप हो गया है। ऑन टैप समझते हो? अब लाइसेंस ऑन टैप अवेलेबल है। ऑन टैप का मतलब कि अगर आप कुछ क्वालिफिकेशंस पूरी करते हो, जैसे 500 करोड़ का कैपिटल लगाने तैयार हो, बैंकिंग का एक्सपीरियंस है अगर आपको, तो आपकी कंपनी को बैंक खोलने की आरबीआई परमिशन दे सकती है, राइट। आपको बैंक खोलने की परमिशन मिल सकती है। तो मुद्दे की बात बच्चे ये है कि लाइसेंसेस अब ऑन टैप अवेलेबल है, जब आप लेना चाहो तब अवेलेबल है। इतनी बेसिक सी बात है। अच्छा, मैंने अलग अलग टाइप के बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया, आरबीआई इनकी देखरेख करता है। कुछ इसमें सरकारी कमर्शियल में कुछ पब्लिक सेक्टर है, कुछ प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ इंडियन है और कुछ फॉरेन है। फॉरेन जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, ये फॉरेन हो गए। अच्छा, आप में से किसी ने अभी तक सवाल मुझसे नहीं पूछा और मैं हैरान हूं कि सर ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स ये कौन से होते हैं, कोई एग्जांपल? क्योंकि मेरे से हर बार कोई ना कोई बच्चा एग्जांपल मांगता है। तो आपने बैंगलोर सिटी कोऑपरेटिव बैंक का अगर नाम सुना है या बड़ौदा सिटी कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना है, तो ये दो फेमस पॉपुलर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक का मतलब यह है कि आरबीआई जो बैंकर ऑफ बैंक्स है, उसका काम है इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का ध्यान रखना, उसका काम बैंकिंग सेक्टर का ध्यान रखना है। आरबीआई इनको जब ये बैंक डूबने के कगार पे तब हेल्प नहीं करता, शेड्यूल्ड बैंक्स को हर तरीके से हेल्प करता है। इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब कोई नहीं मदद करेगा तब आरबीआई मदद करेगा। कुछ रिजर्व रेशो भी होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है ना, मैंने बताया था उनके बारे में। सीआरआर जैसे है, उसमें आरबीआई के पास पैसा रखना होता है बैंक को, ताकि ऐसी किसी फ्यूचर सिचुएशन में आरबीआई हेल्प कर सके। तो हमने ये बेसिक डिफरेंस समझा। देखा जाए तो
आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में दूसरी अनुसूची के अंदर आपको शेड्यूल्ड बैंक्स की लिस्ट देखने मिलती है, और नॉन शेड्यूल्ड का तो नाम ही समझ आ रहा है कि ये किसी शेड्यूल में है ही नहीं, तो आरबीआई एक्ट के किसी भी शेड्यूल के अंदर इनका कोई भी नाम रिटर्न नहीं होता। अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक है तो उसे आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। आरबीआई का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, पहले तो 5 लाख रुपए में बैंक खुल जाता था, आज तो 500 करोड़ रुपए चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो गया, पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई, जो भी गाइडलाइंस है वो पूरी करनी होगी। शुरुआत में तो 5 लाख रुपए में बैंक खुल जाता था, अगर 5 लाख रुपए कैपिटल है तो इनिशियल बेसिस पर। अच्छा, कोई शेड्यूल बैंक है तो क्या वो जरूरत पड़ने पे आरबीआई से पैसा बोरो कर सकता है? कर सकता है। क्या उसे आरबीआई के पास कुछ कैश रखना होगा? बिल्कुल रख सकता है, और रखना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशो के बेसिस पर। जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक हो गए, इनको आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ेगा। और आरबीआई ही जिस बेसिस पर लोन रेट डिसाइड करेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म रेपो रेट हो गया, चाहे वो लॉन्ग टर्म बैंक रेट हो गया, ये भी आ रहा है थोड़ी देर में, यही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। उनको कौन मैनेज करता है, इन्हीं पे आ रहा हूं, डोंट वरी। यही चीज अब इस नेक्स्ट आपको मैं शुरू कराने जा रहा हूं। तो ये आपका आरबीआई डिसाइड करता है कि शॉर्ट टर्म लोन किस बेसिस पे दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन किस बेसिस पे कितने रेट पे दिया जाएगा। टाइम टू टाइम बेसिस पर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, जस्ट अ सेकंड, यही बताने वाला हूं थोड़ी देर में, कितना रेट डिसाइड कर रही है और उस बेसिस पर कैसे लोगों को लोन दिया जाएगा, मतलब कितना इंटरेस्ट रेट बेसिकली। जैसे मेरी अगर जैसे होम लोन की मेरी खुद की ईएमआई 7% होती थी, गवर्नमेंट ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया और अब वो 7.9% के करीब आ गई है। ठीक है जी। तो मुद्दे की बात यह है कि ये सब आरबीआई देखता है। जैसे अभी रिपब्लिक डे सेल के तहत फाउंडेशन बैच 3 आया है हमारा 2024 प्रिपरेशन का। आप जब भी ये सेशन देख रहे हो उस टाइम पे देयर इज अ चांस कि कोई ना कोई फाउंडेशन बैच का एडमिशन ओपन ही होगा, बिकॉज बच्चों की डिमांड इतनी रहती है, वी कॉन्स्टेंटली हैव टू ब्रिंग न्यू फाउंडेशन बैचेस। तो आपको देखने मिलेगा, इसकी क्लासेस 31 जनवरी से स्टार्ट हो रही है शाम 6 बजे। आई विल बी देयर टू गाइड यू, टू टीच यू इन दिस बैच। इनफैक्ट हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। आपके टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 1000 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस और उनकी रिकॉर्डिंग्स। नोट्स भी चलो तुम्हें खुद नहीं बनाने, हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, रिवीजन मटेरियल होगा और बहुत कुछ होगा इस कोर्स के तहत। अभी फिलहाल 17,499 में इसको आप सब्सक्राइब कर पाओगे, इसमें एडमिशन ले पाओगे। 1500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे रिपब्लिक डे सेल ऑफर के तहत आपको टिल 26 जनवरी मिलेगा, अगर एंड ओनली यू अप्लाई वसू लाइफ कूपन कोड। कोई भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर हो, एनसीईआरटी प्रिपरेशन करनी है, एनसीईआरटी बैचेस अवेलेबल हैं, वहां पर भी वसू लाइफ कूपन कोड यूज कर पाएंगे। मतलब बेसिकली आप वसू लाइफ कूपन कोड यूज करके कोई भी डिस्काउंट लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी फाउंडेशन बैच, जैसे ये फाउंडेशन बैच 3 इस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, 31 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं शाम 6 बजे। 3 घंटे के डेली लेक्चर होंगे, 2 साल तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, 1 साल तक इसकी क्लासेस लाइव फॉर्मेट में चलेगी। तो 1 साल में आपकी पर्सनैलिटी हम ऐसी क्रिएट करेंगे। देखो क्या क्या कर रहे हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट में क्या होना चाहिए? क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए ज्ञानवाणी सेशंस और मंथन सेशंस होंगे, जिसमें टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं, पेपर कैसे लिखना होता है, सब सिखाया जाएगा। एक्सपर्ट आईएएस आईपीएस, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स आएंगे और आपको गाइड करेंगे। ठीक है ना। बहुत सारे हमारे मेंटर्स हैं, वो आपको रेगुलर गाइड करेंगे। अच्छा, पढ़ाने का काम हम टीचर्स का है। हम आपको 1000 घंटे की लाइव क्लासेस, अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, अलग अलग लेक्चर्स देंगे, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाएंगे। मैंने जैसे बताया 31 जनवरी से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। नाउ लेट मी शो यू व्हाट ऑल थिंग्स यू विल गेट आउट ऑफ इट। आपको पहली बात तो 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, लाइव टीचिंग। बाय चांस लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना दोस्त। 1-on-1 मेंटरशिप की, आप जो भी पढ़ रहे हो सही ट्रैक पे चल रहे हो या नहीं, कोई डाउट है कभी भी आता है, व्हाट्सएप और फोन कॉल से हमारे मेंटर्स आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, बाकायदा रोज के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आंसर लिखकर हमें भेजना होगा, हम फीडबैक देंगे कि सही लिखा, गलत लिखा और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था, क्या गलतियां हैं। तो आपकी प्रॉपर आंसर राइटिंग एनालिसिस होगी हमारे यहाँ पर। नॉट जस्ट दैट, हैंड रिटन नोट्स, क्लास की पीपीटी, लेक्चर्स जो रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। जो पढ़ा है क्लास में वो रिवाइज कर पाओगे, और प्रीलिम्स के लिए अलग अलग जो बुक्स लेनी पड़ती हैं वो खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वहां भी पैसा बचेगा। रिवीजन टेस्ट आपको मिलेंगे। जब कोई क्रिकेटर भी मैच खेलने वाला होता है ना, तो वो नेट प्रैक्टिस तो करता ही है, तो यहाँ पे नेट प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी रिवीजन टेस्ट के थ्रू। प्रीलिम्स के रिवीजन, मेंस के रिवीजन, दोनों में पूरी हैंड होल्डिंग असिस्टेंस, पूरी सहायता होगी।
ऐसे ही ज्ञानवाणी सेशन होंगे वर्किंग एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ मिलेगी जिन्हें आप रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ सीसैट भी, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड की जो अलग से क्लासेस कहीं और खरीदनी पड़ती है वो भी मत लेना, यही मिलेगी, अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कुछ नहीं खरीदने की जरूरत, कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर सब ऑल इंक्लूसिव देखने मिलेगा। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दिस होल कोर्स। 10 फुल लेंथ टेस्ट ताकि आपको प्रीलिम्स के लिए रेडी बनाएंगे। मंथन सेशन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बोलने की स्किल्स, जो बोलने का सलीका होता है, तरीका होता है, वो इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को कैसे बेहतर पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए मंथन सीरीज भी चलाई जाएगी। तो आपकी पर्सनालिटी होलिस्टिकली डेवलप की जाएगी, पूरी तरह होलिस्टिक तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेवलप की जाएगी। बोलने में कैसे तोल मोल के बोलना होता है, इंटरव्यू में कैसा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना है, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू। सो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट, ये सारी चीजें हमारे प्रोग्राम का पार्ट है। पूरा पैकेज वन इन ऑल इन वन आपको एक इंटीग्रेटेड पैकेज मिल रहा है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। रेगुलर क्लासेस, डेली क्लासेस होंगी, आंसर राइटिंग होगी, डेली चेक किए जाएंगे आपके नोट्स। तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी वेरी गुड वे टू प्रिपेयर। अब फैकल्टीज में दिखा देता हूँ, ये सारे एक्सपर्ट फैकल्टी, शशांक सर हो गए, कपिल सर हो गए, रोहन सर हो गए। इसके साथ साथ आपको कुंवर प्रतीक सर, आयुष सर देखने मिलेंगे, मैं देखने मिलूंगा। आई विल बी गाइडिंग यू इन ज्योग्राफी, इन इकोनॉमी, इन गवर्नेंस, राइट। ज्योग्राफी के अलग अलग फैकल्टीज हैं, एथिक्स के लिए गाइड करूंगा। तो मेंस के कई सारे सब्जेक्ट में आई एम इनफैक्ट आई एम द मोस्ट वर्सेटाइल टीचर। हर जगह आपको चेहरा दिख रहा होगा। एथिक्स में भी आई विल बी गाइडिंग, गवर्नेंस में भी, इकोनॉमिक्स में भी। सो आई विल इंश्योर कि आपका हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लैरिटी हो। सारे फैकल्टीज आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको studiiq.com पे हमारे जो भी फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, अभी तो फाउंडेशन बैच 3 लॉन्च हुआ है, इसमें एनरोल करना है। नाउ न्यू ईयर सेल के तहत कोर्स इज अवेलेबल एट 18,999, 18,999। बट अभी हम, आप देखिए, कोई भी कोड अगर लगाएंगे तो उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना आपको वसू लाइव कूपन कोड यूज करके मिलेगा। वसू लाइव कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपकी कोर्स की फीस देखिए आधी हो गई, लगभग 17,499 हो गई। तो ये आप ले सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है एज पार्ट ऑफ आवर न्यू ईयर सेल, दिस रिपब्लिक डे सेल, पार्डन मी। न्यू ईयर सेल हमारी पहले जा चुकी है, अब रिपब्लिक डे सेल है जिसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो डू अप्लाई वसू लाइव कूपन कोड टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी मुझसे कनेक्ट हो जाना यार, टेलीग्राम ऐप में जाके वसु कटारा स्टडी आई क्यू सर्च करना, अचीव यूपीएससी के नाम से ग्रुप मिलेगा, अचीव यूपीएससी। और जो बोला है वही मकसद है, आपको यूपीएससी अचीव करने में हेल्प करना हमारा मकसद है। तो जरूर इसमें जुड़िएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।